बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों आज का ये 1.5 घंटे का, जी हां, 1.5 से लेके 2 घंटे का महा एपिसोड स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बच्चों आज के इस 1.5 घंटे के स्पेशल महा एपिसोड में हिस्ट्री का पूरा सिलेबस यानी कि हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, और इस वन शॉट में हिस्ट्री के फाइनल के एग्जाम के लिए जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, हर चैप्टर से हम लोग उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो आपके फाइनल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, टोटल जो है ना 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, कितने? 25। और आप यकीन मानो बच्चों, आपके फाइनल एग्जाम में ना जो भी क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि पिछले 10 साल के, ठीक है, 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सिलेक्टेड है, रिपीटेड है, और जो 2-3 साल में हर बार आते रहते हैं, उन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात की संभावना बहुत बनती है बच्चों कि यहीं से आपके फाइनल के एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। और बेस्ट पार्ट क्या है, हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चंस है और इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो बच्चों तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, बाकी आप हमें फॉलो भी कर लीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि ऐसी ही और भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाली है। ठीक है, सो तैयार हो बच्चों आज के महा एपिसोड को शुरू करने के लिए? तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के बारे में आपको जो भी 8 से 10 इसकी विशेषताएं पता है वो सारी की सारी लिख दो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है लेखन कला का विकास, गणित की गणनाओं का विकास, ठीक है, 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास हुआ, ठीक है, विवाह उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज वहां पे हमें मिले, एकल परिवार का आदर्श था वहां पे, ठीक है, मोहरों के बारे में आपको उससे पता चला, शहरीकरण का महत्व था, शहरी जीवन सामाजिक व्यवस्था थी, विद्यालय जैसी संस्थाएं और मिली, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बस इन्हीं चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो आ जाइए करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेखन कला की। ठीक है, जब मेसोपोटामियाई समाज में लेन देन की स्थायी हिसाब किताब की जरूरत पड़ी तब इसका विकास किया गया। यानी कि पहले तो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, ठीक है, लेकिन जब मुद्रा का प्रचलन हुआ तब सोचा गया कि अब इसका ना लेन देन का हिसाब रखा जाना चाहिए, तब लेखन कला का विकास हुआ था। इसीलिए हिसाब किताब को रखने के लिए शब्दकोश बनाए जाने लगे। दूसरा, गणित की गणनाओं का विकास। सिंपल सी बात है, गणित की जो काल गणना है उसी को आपको बता देना है। तो काल गणना के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया था कि एक साल को ना 12 महीने में डिवाइड कर दिया, और एक महीने को 4 हफ्ते में, एक दिन को 24 घंटे में, और एक घंटे को 60 मिनट में। और आज भी पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करता है। तो दूसरी हो गई। तीसरी है यहाँ पे 5000 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास। 5000 ईसा पूर्व से ही जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी इलाका था, यहाँ पे बस्तियों का विकास होने लगा। और ये बस्तियां नॉर्मली नहीं थी, ये बस्तियां बेसिकली कुछ प्राचीन शहर भी थी, इसमें शामिल थे, और भी अन्य प्रकार के शहर थे। कुछ ऐसे शहर थे जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, कुछ ऐसे शहर थे जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए, और कुछ शाही शहर यानी के राजाओं के लिए थे। तो शहरों का विकास भी बहुत ज्यादा यहाँ पे देखा गया। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि विवाह उत्तराधिकारी के मामले में कानूनी दस्तावेज होना। क्योंकि देखो, विवाह करने की इच्छा के लिए सिर्फ और सिर्फ घोषणा की जाती थी, फिर वर और वधू मिलके उनके जो परिवार वाले थे वो शादी करते थे, सहमति देते थे, और इन शादियों का ना कानूनी दस्तावेज भी हमें देखने को मिलता है मेसोपोटामियाई समाज से। ठीक है, तो कानूनी दस्तावेज जैसे आज के जो कोर्ट मैरिज वगैरह होती है ना, उसका भी कहीं ना कहीं छोटा स्वरूप यहाँ पे पाया जाता था। ओके, एक पांचवा पॉइंट है एकल परिवार का। और ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये आप उसमें भी लिख सकते हो, वो जो रोमन साम्राज्य में सामाजिक विशेषताओं के बारे में होता है ना, अभी आपको मैं समझाऊंगा 8 नंबर में, उसमें भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या था एकल परिवार? एकल परिवार के बारे में यह कहा गया कि बहुत सारे ऐसे कानूनी दस्तावेज मिले जिसमें एकल परिवार जो है, एकल परिवार का मतलब एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, और बच्चे तब तक
जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये घर है, इसमें ये एक पति है और ये पत्नी है, इसका ये एक बेटा है और बेटा हो गया, अब उसकी भी शादी हो गई। तो अब जो शादी होगी ना इस बेटे की, अब वो भी अलग हो जाएगा क्योंकि अब वो अपना रहेगा साथ में और अपनी पत्नी को रखेगा। तो इस प्रकार से एकल परिवार जो था यहाँ पे ज्यादा देखा गया था। ठीक है, और खास करके ये विवाह के बाद होता था। फिर यहाँ पे मोहरों की बात आती है, तो व्यापार के मामले में मोहरों का उपयोग किया जाता था। मोहरों पे क्या क्या अंकित होता था, एक दो पॉइंट आप इसके लिख सकते थे। शहरीकरण का महत्व था, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था थी, श्रम का विभाजन था, विद्यालय जैसी संस्थाएं थी, और भी आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, मैंने देखिए जो 5 से 6 मैंने आपको बता दिए एक्सप्लेन करके, और 1-2 आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। सिंपल हो गया है ना बच्चों। आगे पहला क्वेश्चन समझ में। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहां से देखिएगा कि डिस्क्राइब द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ मेसोपोटामिया। तो द आर्ट ऑफ राइटिंग, डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि कार्यगणना के बारे में है, और 1-2 पॉइंट दिए गए हैं, आप उनको यहां से पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, होप यू वेल अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, चंगेज खान कौन था? ठीक है, और चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है? तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों कि हु इज दी चंगेज खान। देखो चंगेज खान, सबसे पहले इसके जन्म की बात करते हैं। तो चंगेज खान का जन्म लगभग 1162 ईस्वी में आधुनिक जो मंगोलिया है इसके ओनो नदी के निकट हुआ था। और चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था बच्चों? तेमुजिन। ठीक है, चंगेज खान के पिता का नाम था येसुजेई, और ये इसके जो पिता थे ये क्यात कबीले के मुखिया थे। ठीक है, लेकिन ये कुछ ही साल के हुए थे तो बचपन में ही उनके पिता की हत्या भी कर दी गई थी। इनके बचपन में ही इनसे इनके पिता का साया उठ गया। उसके बाद 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से जब इसने चंगेज खान ने पराजित किया, ठीक है, और तेमुजिन स्टेपी की जो राजनीति थी इसमें जब ये प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा, तब इसे चंगेज खान को समुद्री खान या फिर सार्वभौमिक उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो चंगेज खान एक समुद्री खान कैसे बना वो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से। महान शासक कैसे बना तो जमुका और नेमन जो लोग थे इनको हरा दिया। ठीक है, और तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति जो थी इसमें प्रभावशाली व्यक्ति बन के उभरा था इसीलिए। ओके, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि चंगेज खान और मंगोलों का विश्व इतिहास में क्या स्थान है? तो सबसे पहली बात, मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। कैसे? चंगेज खान ने ये जो मंगोल थे इनको एकत्र किया था। जैसे आपने वो सुना था ना यास के बारे में, ठीक है, तो यास नियम संहिता इसी ने ही लागू की थी जिसकी वजह से सारे के सारे मंगोल एक साथ एकत्र हो पाए थे, और भी बहुत सारे तरीके अपनाए थे चंगेज खान ने। ठीक है, साथ ही लंबे समय तक जो कबीलाई लड़ाइयां चली आ रही थी चंगेज खान की, मतलब चंगेज खान की यायावरों की और चीनियों की, तो इनसे मुक्ति दिलाई। ठीक है, और खुद के अंदर चली आ रही थी उनको भी हटाया, उनको भी दूर किया। चंगेज खान ने अपने आप को और अपने लोगों को समृद्ध बनाया और अपने साम्राज्य को केवल एक ही जगह नहीं बल्कि पूरे विश्व में कई सारे महाद्वीपों में फैलाया। जैसे एशिया की बात करें तो भारत में फैला हुआ था। ठीक है, यूरोप की बात करें तो उधर था, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में फैला हुआ था, तो हर जगह फैला रखा था। चंगेज खान ने व्यापार के लिए रास्तों को और बाजारों को पुनर्स्थापित किया ताकि व्यापार भी होगा, बाजार भी लगेंगे, तो सिंपल सी बात है इकोनॉमिकली भी वो और ज़्यादा बेसिकली मजबूत होगा। अब बाजार विकसित हो रहे हैं तो और भी बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो एक यात्री आया मार्को पोलो। ठीक है, उसके बाद जो चंगेज खान था इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक था। अर्थात चंगेज खान के शासन में बहुत सारे जातियों के, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले और बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग शामिल थे। ठीक है, इसीलिए आज के टाइम पे देखें तो मंगोलिया जो है ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है और चंगेज खान इनके महाराष्ट्र नायक के रूप में उभर कर अभी सामने आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन चंगेज खान और मंगोलों के बारे में। अभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इनकी जो चंगेज खान की जो सैनिक उपलब्धियां हैं ये तो सर आपने बताया नहीं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बिल्कुल लास्ट में समझाऊंगा आपको। ओके, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहां से देखिएगा। हु वाज चंगेज खान एंड व्हाट इज द प्लेस चंगेज खान एंड द मंगोल्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इंट्रोडक्शन क्या है चंगेज खान का, यहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो बातें और भी हैं वो भी यहां से पढ़ सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इनका क्या योगदान है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
अब ये प्रश्न एक तो ये हो गया कि 11वीं शताब्दी में यूरोप में कौन कौन से बदलाव हुए थे, ठीक है। और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, अभी आपको दिखाता हूं, ये वाला, कि 14वीं शताब्दी में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ने लगा, इसका वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से ना एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में बहुत जरूरी है आना, क्योंकि आता है हर बार, ठीक है। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया है कि 11वीं सेंचुरी में यूरोप में होने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी जो बदलाव थे इनका वर्णन कीजिए। तो ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि 11वीं शताब्दी में लकड़ी के हल के स्थान पर जो हल होते थे, पहले तो लकड़ी के हल बनाए जाते थे, उसका उपयोग करते थे 11वीं सेंचुरी से पहले। लेकिन उसके बाद में लोहे के भारी नोक वाले हल, यानी कि ऐसे हल जिसमें नीचे जब जहां से खुदाई होती है ना, जमीन जहां से खुदती है, वहां पे लोहा लगा दिया गया था, भारी नोक वाला, ठीक है। और सांचेदार पटरे होते थे जिससे वो जमीन को और ज्यादा खोद सकती थी, इसीलिए। दूसरा, पहले जो जुआ होता था, यानी कि जिसपे हल होता था ना, वो गले पे रखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब रखा जाना कंधे पे। अब जब कंधे पे रखा जाता है तो वो बड़ी आसानी से और काफी देर तक खोद सकते थे, जोत सकते थे खेत को, तो ये अच्छा हुआ। तीसरा, घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल का प्रयोग होता था, क्योंकि पहले नहीं होता था तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, नाखून बढ़ने से उनकी मौत भी हो जाती थी। अब लोहे के नाल का प्रयोग होता है तो उनके जो नाखून होते हैं वो बढ़ते ही नहीं ज्यादातर, है ना। उसके बाद कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग, यानी कि कृषि के लिए जल शक्ति से, यानी कि बिजली बना के फिर वहां पे उपयोग किया जाने लगा, वायु का उपयोग किया जाने लगा पंचक्की के माध्यम में, ओके। उसके बाद है संपीड़कों व चक्कियों में वायु जल शक्ति का उपयोग। संपीड़क चक्की यानी कि चक्कियां चलाने के लिए, मदिरा इत्यादि को जो पीसने के लिए होता है ना, तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाने लगा, वायु जल शक्ति का। उसके बाद 11वीं सेंचुरी से पहले केवल 2 खेतों की व्यवस्था थी, यानी कि जैसे ये खेत है, ठीक है, तो इसमें केवल पूरे साल में 6 महीने में एक फसल और 6 महीने में एक फसल होती थी। लेकिन अब जो है 11वीं सेंचुरी में 3 खेतों वाली व्यवस्था अपनाई गई, यानी कि अब जो है हर 4 महीने में, ठीक है ना, हर 4 महीने में एक फसल की जाने लगी। अब 4 महीने में एक फसल होगी तो सिंपल सी बात है भाई, कृषि जो है, कृषि उत्पादन, उसमें बढ़ोतरी होगी। अब बढ़ोतरी होगी तो कृषि खाद्यान्न जो है लोगों के पास में ज्यादा होगा तो बेचेंगे, और बेचेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ठीक है। अब हुआ ये कि जो जनसंख्या थी इस दौरान थोड़ी ज्यादा बढ़ी, तो जोतों का आकार छोटा हो गया, खेत जो थे वो थोड़े छोटे हो गए, भोजों की उपलब्धता दुगनी बढ़ गई, यानी कि अब भोजन बहुत ज्यादा हो गया हमारे पास में, ठीक है। इसी वजह से कृषि का विस्तार और जनसंख्या का विस्तार हुआ, व्यापार हुआ, नगरों का विस्तार हुआ, और यही एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से चौथे वर्ग का उदय भी हुआ था। आगे चल के आपको मैं 8 नंबर के क्वेश्चन भी बताऊंगा चौथे वर्ग का उदय किस प्रकार से हुआ था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नए नए व्यवसायों से नए चौथे वर्ग का उदय हुआ, जिसमें व्यापारी, दुकानदार, विशिष्ट कौशल वाले साहूकार, वकील, चिकित्सक, अध्यापक, ये सारे थे। ये तो आप 11वीं सेंचुरी में भी लिखोगे, और ये 3 पॉइंट जो है ना, ये वाले, ये नहीं, ये 2 पॉइंट, इसको आप उसमें भी लिख दोगे चौथे वर्ग के उदय में। ओके बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना कि 11वीं सेंचुरी में किस किस प्रकार की प्रौद्योगिकी में बदलाव हुए थे। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस द वेरियस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टुक दैट प्लेस इन यूरोप इन द 11वीं सेंचुरी। तो क्या क्या हुआ था इसके बारे में, सारे के सारे पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, यू हैव टू रीड इट। ओके, देन मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट। 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ गया, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब पता है क्या होता है, बहुत से बच्चों ने जैसे ये देखा समालोचनात्मक परीक्षण, अरे भैया ये का है, अब कैसे करेंगे, समालोचनात्मक का क्या मतलब होता है, कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर लिख दो। क्वेश्चन क्या है, 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था ये धीमा पड़ गया। अब क्या है, क्यों पड़ गया, बस ये आपको बता देना है। और इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि 14वीं शताब्दी का जो संकट है इसका वर्णन कीजिए। तो संकट हो जाए या विस्तार धीमा पड़ जाए, सारे में एक ही बात लिखनी है। ओके, गॉट इट। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे इसको एक बार फिर से अंडरलाइन कर देते हैं ताकि एकदम लगे कि हाँ भाई अच्छा है। ओके, देखिए हुआ ये था कि 13वीं शताब्दी का जब अंत होने को आया तो उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान ले लिया था ठंडी ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि 13th सेंचुरी जब एंड होने वाली थी और 14 शुरुआत होने वाली थी, तो वहीं पे उत्तरी यूरोप में जो तेज ग्रीष्म ऋतु थी इसका स्थान ले लिया ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने। अब इससे क्या हुआ, ऋतु के चेंज होने से इससे हुआ ये कि फसल की पैदावार के जो मौसम थे वो अब छोटे होते चले गए, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद बहुत सारे कभी तूफान आ जाते थे, इस क्योंकि ठंडी ऋतु थी तो कभी तूफान आ गया, कभी सागरीय बाढ़ें आ गई, जिससे खेत भी नष्ट हो जाते थे और फसलें भी चली जाती थी। अब खेत भी नहीं है, फसलें भी नष्ट हो रही हैं, तो सरकार जो है इसके करों में आमदनी में कमी आ गई, इनको टैक्स नहीं मिल पा रहा था अच्छे तरीके से, तो इकोनॉमिकली पूरी तरीके से सरकार भी अब जो थी वो भी कमजोर हो रही थी। ठीक है, पहले की गहन जुताई जैसा भी हमने देखा था 3 फसली हो रही थी, ठीक है ना, 2 की जगह 3 फसल चक्र अपनाया गया था, तो इसी वजह से 3 क्षेत्रीय फसल चक्र से भूमि की उपजाऊपन क्षमता जाती रही। ठीक है, फिर चरागाहों की कमी हो गई, क्योंकि जैसे देखा था ना अभी हमने कि चरागाह के लिए बेसिकली मतलब पशु और ज्यादा पाले जाने लगे, तो चरागाह की कमी हो गई, इस वजह से पशुओं की संख्या में कमी होने लगी। जब चारा ही नहीं मिलेगा पशुओं को तो जिंदा कैसे रहेंगे वो, है ना। इसी दौरान अब कृषि में विस्तार हुआ था तो जनसंख्या भी बढ़ रही थी। अब जब जनसंख्या बढ़ी तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे पास में जो संसाधन उपलब्ध थे ये भी कम पड़ने लगे। यही नहीं, 1315 और 17 में यूरोप में एक बहुत भयंकर काल पड़ा, और इस भयंकर काल में तकरीबन 1 लाख लोग डेली मरते थे। ठीक है, एवं 1320 ईस्वी में बहुत सारे पशुओं की मौतें हो गई। उसके बाद ऑस्ट्रिया व सर्बिया की जो चांदी की खानें थी, यहाँ पर चांदी की खदानों में उसकी उत्पादन में कमी आने लगी। क्यों भाई? क्योंकि धातु मुद्रा जो था, ठीक है, धातु मुद्रा उसके व्यापार में कमी आई थी, इसीलिए ध्यान से समझना दोबारा से। ऑस्ट्रिया और सर्बिया, यहाँ पे जो चांदी की खानें थी इसके उत्पादन में कमी आई। ठीक है, क्यों भाई? इसके उत्पादन कमी इसलिए आई क्योंकि मुद्रा ही नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया कि अन्य कंट्री से कुछ वो मंगाया खाने के लिए, गेहूं वगैरह। तो जलपोत जो थे जब आते थे तो ये अपने साथ चूहे लेके आए, और चूहे के साथ में आई एक ऐसी महामारी जिसे इतिहास में ब्लैक महामारी यानी कि ब्यूवेनिक प्लेग महामारी कहते हैं, और इससे लाखों लोग ग्रसित हुए, डेली के लाखों लोग मरते थे इससे। ठीक है, अब जनसंख्या कम हो रही है तो सिंपल सी बात है मजदूरों की संख्या में भी कमी आएगी। इससे मजदूरी की दर 250% बढ़ गई, यानी कि जो मजदूर किसी काम को पहले 100 रुपए में करते थे अब वही मजदूर उस काम के लिए 250 रुपए लेने लगे थे, क्योंकि मजदूर कम हो गए थे। अब जिसको काम करवाने उसकी तो मजबूरी है भाई, ले जाएगा 250 रुपए में, है ना। उसके बाद आई नई शासन व्यवस्था। ठीक है, यानी कि 14th सेंचुरी में एक नई शासन व्यवस्था लागू हुई जो कि पुरानी व्यवस्था से अलग थी। कैसे? पुरानी व्यवस्था में जो शासक था, जैसे हमने देखा था 3 वर्ग, उसमें राजा जो था वो सबसे टॉप पे होता था, सबसे पावरफुल। लेकिन अब जो है वो ये नहीं था। अब जो है पूरा का पूरा जो राजा है ये भक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी राज्य व्यवस्था। ओके, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में आ गया कि आखिर किस प्रकार से 14th सेंचुरी में यूरोप का जो आर्थिक विस्तार था ये धीमा पड़ता चला गया। गॉट इट? आगे अब इंग्लिश मीडियम में, इन दी अर्ली 14th सेंचुरी इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन यूरोप बिगन टू स्लो डाउन क्रिटिकली एग्जामाइन। तो कैसे क्या होगा, सारे पॉइंट अब आप यहां से पढ़ सकते हो बच्चों। ओके, ये रहे आपके सारे के सारे पॉइंट एक ही बार में। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चैप्टर हमारा सेकंड है, उससे है मंदिर जो थे ये मेसोपोटामियाई संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा थे, समझाइए कैसे। तो अब हम जो 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे के 5वां क्वेश्चन और 6ठा, वो आपके चैप्टर सेकंड से ही होंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है कि मंदिर जो है ये मेसोपोटामिया संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बन गए, इसके बारे में। ओके, सबसे पहला पॉइंट, मेसोपोटामिया संस्कृति में सबसे पहला ज्ञात मंदिर जो है वो बहुत ही छोटा सा एक देवालय है। देवालय का मतलब होता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ भगवान की मूर्ति रखी हो। ठीक है, तो मंदिर ऐसा मिला कि सब कुछ टूटा हुआ था, केवल एक देवालय पाया गया जो कि कच्ची ईंटों का बना हुआ था। आमतौर पे ये देखा जाता था कि ये जो मंदिर हैं वो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान हुआ करते थे। ठीक है, क्या होते थे? निवास स्थान होते थे। अब निवास स्थान है भाई, तो सिंपल सी बात है कि जितने भी ये प्रारंभिक मंदिर थे वो आमतौर पे घर जैसे ही लगते थे। क्यों? क्योंकि निवास स्थान है, अर्थात ये जो घर हैं, ये जो मंदिर हैं, ये किसी देवी देवता का घर ही हुआ करते थे। ठीक है, कुछ मुख्य देवता जैसे कि और जो कि चंद्र के रूप माने जाते थे, इनकी पूजा होती थी। इन्नाना जो कि प्रेम व युद्ध की देवी थी, इनकी पूजा होती थी। ये चीज थी यहाँ पे। ठीक है, वही बात आती है कि इन मंदिरों में देवता जो थे ये पूजा का केंद्र बिंदु होते थे। ठीक है, अब पूजा का केंद्र बिंदु हैं तो सिंपल सी बात है मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो इन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कभी अन्न से पूजा करते थे चढ़ावे के तौर पे, कभी दही से, कभी मछलियों से भी, क्योंकि वो खाना बदोश भी तो थे कुछ वहां पे, तो मछलियां भी बुलाते थे, है ना। अब इनके ये जो आराध्य देव हुआ करते थे ये सैद्धांतिक रूप से इन सभी लोगों के
खेतों के मालिक थे, मत्स्य क्षेत्रों के मालिक थे, स्थानीय लोगों के पशुधन के भी स्वामी माने जाते थे। ठीक है, धीरे धीरे करके जब समय आया, फसल चक्र पूरा हुआ, ठीक है, अब फसल काटी गई तो फसल से तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, उन्हीं कपड़ों को बुनना और फसल को जो होता नहीं बटाई पे लेके खेती करते हैं, तो वैसे फसल को बांटना भी इसी मंदिर के आसपास होता था। ठीक है, साथ ही साथ घर परिवार के ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, यानी कि जो घर वगैरह होते थे इनके ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों की नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में, यानी कि जो वहां पे नियम बताए जाते थे उसके हिसाब से मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए थे और मुख्य शहरी संस्था का रूप उसने ले लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से मंदिर जो थे मेसोपोटामिया संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे। ठीक है, चलिए इंग्लिश में टेम्पल्स वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेसोपोटामियन कल्चर। तो कैसे थे, पढ़ लीजिए, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से दिया गया है। ओके बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 6 के। अब ये जो प्रश्न है बहुत और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है सर कि मेसोपोटामिया का जो प्राचीनतम नगर है जो कि है उर नगर, तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो उर नगर है इसकी नियोजन पद्धति यानी कि प्लानिंग डेवलपमेंट जो है ये यहाँ पे अभाव था, यानी कि नहीं था, यहाँ पे प्लान डेवलपमेंट नहीं था। और साथ ही साथ यहाँ के घरों के बारे में कुछ अंधविश्वासी फैले हुए थे, ये बताना है। तो नियोजन पद्धति कैसी थी जो कि अच्छी नहीं थी वो बतानी है कैसे नहीं थी, और कुछ अंधविश्वास फैले थे वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेसोपोटामिया में प्राचीनतम नगर में इसके बारे में। ठीक है, देखिए उर नगर की सबसे पहली जो खुदाई हुई थी ये 1930 के दशक में एकदम व्यवस्थित तरीके से हुई थी। उर नगर का जो प्लान डेवलपमेंट है वो बिल्कुल खराब था, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उर नगर में ये देखा गया कि गलियां कहीं पे पतली हैं कहीं पे चौड़ी हैं। मोस्ट ऑफ द गलियां बहुत ही पतली थी और घुमावदार थी, यानी कि नॉर्मली गलियां ऐसी होती है लेकिन ये गलियां कुछ ऐसी कुछ ऐसी कुछ ऐसी थी। ठीक है, तो घुमावदार गलियां थी और साथ ही घरों का जो भूखंड था वो एक जैसा नहीं था, यानी कि घरों का भूखंड, घरों का जो आकार है वो एक जैसा नहीं था। ठीक है, अब जब सारी चीजें टेढ़ी मेढ़ी हैं, इधर उधर हैं, एक जैसा कार नहीं है, तो क्या वहां पे बैलगाड़ी वगैरह या कुछ पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। इसीलिए अनाज के बोरे, ईंधन के गट्ठे या कुछ भी सामान ले जाना होता था जो भारी होता था उसे गधे पर लाद के ले जाया जाता था। ठीक है, तीसरा जल निकासी की व्यवस्था ना होना, इनके ड्रेनेज जो सिस्टम था वो भी नहीं था यहाँ पे। क्यों भाई? क्योंकि जल निकासी के लिए जो नालियां थी वो नॉर्मली आमतौर पे क्या होता है अभी के टाइम पे घर से बाहर होती हैं, घर के किनारे होती हैं, दीवार के पास में। ठीक है, लेकिन उस टाइम जो थी ये घरों के भीतर ही थी और उस नालियों से पानी जाता था हौज में। ठीक है, तो बाहर नालियां नहीं थी। उसके बाद ये देखा गया कि जो घर होते थे इनकी छत का ढलान होना, यानी कि घर जो हुआ करते थे इनकी छत ढलान जो थी वो किस प्रकार से थी कि छत का जो पानी था वर्षा का वो नालियों के माध्यम से हौजों में पहुंच जाया करता था, जिससे कि बाहर कीचड़ ना हो जाए। तो अभी देखना आप, एक तो ये कहते हैं कि भाई बाहर कीचड़ नहीं होगा इसके लिए हमने छत को वो बना रखा है। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये लोग कूड़ा करकट खुद गलियों में डाल देते थे। ठीक है, तो पानी से कीचड़ नहीं होगा ये चलेगा, लेकिन कूड़ा करकट डाल देंगे ये मतलब ये नहीं चलेगा, वर्षा का पानी जाए लेकिन हम कूड़ा करकट डालेंगे ये चल जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सड़क पे कूड़ा करकट डाल रहे हैं तो 10 साल 20 साल 15 साल में जो सड़क है वो ऊंची हो जाएगी, तो इन्हें अपने घर की जो दहलीज थी इसे बार बार ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि गंदगी घर में ना चली जाए। फिर परिवार में गोपनीयता थी। क्यों भाई? क्योंकि कमरों में जो खिड़कियां थी ये एक भी नहीं थी। यहाँ पे आमतौर पे हमारे कमरों में खिड़कियां होती हैं, वहां पे नहीं थी। अब घरों में रोशनी कैसे जाएगी कि खिड़की नहीं तो अंधेरा रहेगा, तो घरों में रोशनी जाती थी रोशनदानों से या फिर घर के मुख्य दरवाजों से। ठीक है, अब जो इसमें एक छोटा पॉइंट था हमारा कि घरों के बारे में अंधविश्वास शकुन अपशकुन संबंधी बातें, इसको समझिए। तो सबसे पहली बात कि घर की दहलीज अगर ऊंची उठी है तो वह धन लाती थी। ठीक है, पहला अंधविश्वास क्या था कि अगर घर की दहलीज ऊंची उठी हुई है तो वह धन लाती थी, जबकि इसके पीछे का फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है क्योंकि घर की दहलीज अगर उठी हुई होगी तो गंदगी घर में नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा यदि सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता था। ठीक है, क्या कहता था? सौभाग्य प्रदान करता था। तो ये दूसरा हो गया आपका। और जबकि फैक्ट क्या था कि घरों का भूखंड एक जैसा नहीं था, गलियां टेढ़ी मेढ़ी पतली थी, तो सिंपल सी बात है एक दूसरे के सामने खुल ही नहीं सकता, ये फैक्ट था।
उसके बाद अगर घर का जो दरवाजा लकड़ी का है, मुख्य दरवाजा, ये बाहर की ओर खुलेगा तो पत्नी और पत्नी जो है वो अपने पति के लिए दुख का कारण बनेगी। ठीक है, एक ये था, जबकि मोस्ट ऑफ द वहाँ के जो दरवाजे थे वो बाहर की तरफ खुलते थे, फैक्ट ये था। ठीक है, नगरवासियों के लिए एक अपना अलग कब्रिस्तान था, अमीरों के लिए, और कुछ घरों में ही दफन हुए थे। जो गरीब वगैरह थे वो कहाँ से पैसे लाते उसमें कब्र में दफनाने के लिए, है ना, ये चीज थी। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया में जो उर था इसकी बात हो गई। अब देखो बच्चे बहुत सारे ये सोचेंगे, सर जी जो मारी वाला एक क्वेश्चन है, मारी एक व्यापारिक नगर पे स्थित है, ये भी तो 8 नंबर में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि आपके लिए एक 3 मार्क्स की, ठीक है, एक 3 मार्क्स की अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप सभी बच्चों को 3 मार्क्स की एक वीडियो चाहिए जिसमें आपके पूरी की पूरी किताब के अराउंड हम 20+3 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करें, सो सारे के सारे बच्चे फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट करो। ठीक है, अगर 50+ भी कमेंट आ गए, ठीक है ना, 50+ भी कमेंट आ गए तो डेफिनेटली द वीडियो विल कम वेरी सून। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए हम ऐसी वीडियो लाएं जिसमें 3 नंबर के आपके मिनिमम 20 क्वेश्चन हो, और एक नहीं पूरे आपके 7 चैप्टर्स के, ठीक है, तो फटाफट से कमेंट करो सारे के सारे बच्चे, फिर हम उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो ला देंगे। ठीक है, ताकि मैं भी तो देखूं कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है उसके बारे में। चलिए इंग्लिश मीडियम में आ जाता है। तो द सिटी ऑफ ओर, द ओल्डेस्ट सिटी इन मेसोपोटामिया, लीक्ड द टाउन प्लानिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एट द सेम टाइम सम सुपिस्टिशंस अबाउट हाउसेस वर आल्सो स्प्रेड। कौन से थे उसको बता देना है। तो देख सकते हैं सारे पॉइंट आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, और एक ये लास्ट वाला। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब ये प्रश्न जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी आपको मैं समझाऊंगा कि रोमन साम्राज्य की जो सामाजिक विशेषताएं हैं इसके बारे में। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए रोमन साम्राज्य की सामाजिक विशेषताएं निम्नलिखित थी। ठीक है, तो एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वहां से मेसोपोटामिया वाले से, कि एकल परिवार का स्वरूप, ये आप सेम लिख देना। ठीक है, तो वही बात है कि वयस्क पुत्र जो होते थे ये अपने पिता के परिवार के साथ में नहीं रहते थे, खास करके बड़ा भाई भी नहीं रहता था। क्यों भाई? क्योंकि उसकी भी शादी हो गई तो वो भी अलग रहने लगता था। दूसरा पॉइंट, परिवार में दास दासियां शामिल, अर्थात रोमन साम्राज्य के ऐसे बहुत सारे परिवार थे जिनमें दासों को भी शामिल किया जाता था। क्यों भाई? क्योंकि रोमवासी उन्हें भी, उनके लिए परिवार की अवधारणा यही थी कि दास भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। ठीक है, हालांकि वो पैसे लेके ही काम करते थे, ओके, या फिर आपने खरीद रखा है तो कैसे भी काम करें, लेकिन हैं तो परिवार के सदस्य। तीसरा, महिलाओं को स्वामित्व व संचालन का अधिकार, अर्थात कि विवाह का स्वरूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर करती थी। जैसे दहेज वगैरह मिलता था ना, वो तो रख लेता था पति अपने पास में, ठीक है, लेकिन जब उसकी पिता की मृत्यु होती थी पत्नी की, तो वो जो संपत्ति होती थी पिता वाली वो नहीं हस्तांतरित करती थी, उस पर अपना पूरा अधिकार बनाए रखती थी। उसके बाद महिलाओं की कानूनी स्वतंत्रता, अर्थात कानून के अनुसार पति और पत्नी ये कोई एक आमदनी वाले व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, एक हस्ती नहीं थी, ये दो अलग अलग वित्तीय हस्तियां थी। पति का अपनी अलग वित्तीय हस्ती होती थी, पत्नी की अपनी अलग होती थी। ठीक है, उसके बाद विवाह कैसे होते थे? तो विवाह होते थे परिवार के द्वारा, अर्थात नॉर्मली क्या होता था वहां पे कि विवाह जो थे वो आमतौर पे परिवार के द्वारा नियोजित होते थे, वर वधु और वर पक्ष और वधु पक्ष की तरफ से। ठीक है, और खास करके इन विवाहों में ये देखा गया कि महिलाएं जो थी उन पर उनके पति अक्सर हावी रहते थे, ज्यादातर पतियों की चलती थी। ठीक है, छठा है तलाक देना। अब जैसे देखिए शादी हो गई तो उसके बाद में दहेज जो था वो पति ने अपने काम में लगा लिया। अब पिता की जब मृत्यु हो जाती है तो सारा वित्तीय मतलब कुछ पार्ट जायदाद का उसकी बेटी को मिल जाता है। फिर तलाक की बात आ जाती है, तो तलाक देना बहुत आसान था। इसके लिए बस पति को यह कहना होता था अपनी पत्नी से कि हम विवाह भंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्या हो कि पत्नी ना माने इस बात को, तो कई बार पत्नियां ऐसा बोलती थी, लेकिन पत्नियों के लिए एक शब्द आता है अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाना, तब विवाह टूटता था पत्नी की तरफ से। ठीक है, और पति सिर्फ कहता था विवाह भंग हो गया, विवाह भंग खत्म। ठीक है, सातवां, काम चलाओ साक्षरता और सांस्कृतिक विविधता विद्यमान थे, यानी कि ये देखा गया कि यहाँ पे जो साक्षरता है बहुत ही कम है। ठीक है, ये चीजें थी यहाँ पे। उसके बाद रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी। कैसे? रोमन साम्राज्य में ये बहुत अलग अलग तरीकों पे, स्तरों पे देखा जा सकता है। कैसे? यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय, स्थानीय देवी देवताओं की भरपूर विविधता थी।
बोलचाल की अनेक भाषाएं थी, वेशभूषा की अनेक विधियां शामिल थी, लोग तरह तरह के भोजन करते थे, अन्य भी चीजें थी। और साथ ही यहाँ पे एक वो आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना कि रोमन जो लोग थे वो बहुदेववादी थे, ठीक है ना। तो बहुदेववादी वाले जो पॉइंट है ना वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। कौन कौन से सर? जैसे कि बहुत सारे ग्रहों की पूजा करना, बहुत सारे पंथ उपासना के प्रतीकों को अपनाना, ठीक है, मंदिर मस्जिद इन सभी का निर्माण करवाना, और भी बहुत सारे पॉइंट थे, ठीक है। वेल आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सारे के सारे बच्चे कमेंट में लिखना यस सर जी समझ आ रहा है, ठीक है। और जो मैंने आपसे बोला कि अगर आपको 3 मार्क्स की एक वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताना। चलिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखें। डिस्कस द सोशल फीचर ऑफ द रोमन अंपायर। तो सोशल फीचर क्या है रोमन अंपायर के? तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारे के सारे हैं। नेचर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, स्लेव्स इंक्लूडेड इन द फैमिली, वुमेन हैव द राइट टू own and operate, and legal freedom of women, marriages by the family, easy to divorce, working literacy, cultural diversity exist, cultural diversity in the Roman Empire, ये चीजें। चलिए अब यहाँ पे बात आती है अगले क्वेश्चन की, रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार का वर्णन कीजिए। तो आइए बड़े ध्यान से समझते हैं रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार का वर्णन, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट, रोमन साम्राज्य में बंदरगाह, खदानों से, खानों से, ईंट के भट्टों से, जैतून के तेल से, यही इसकी आर्थिक नींव के आधार थे, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ते हैं इसको। देखो रोमन साम्राज्य से तरल पदार्थों की ढुलाई, जैसे कि जैतून का तेल हो गया या फिर अंगूरी शराब हो गई, ठीक है। तो तरल पदार्थ की ढुलाई जो है वो कंटेनरों से की जाती थी, और ऐसे कंटेनरों को एम्फोरा बोला जाता था। क्या बोलते थे? एम्फोरा, ठीक है। उसके बाद जल शक्ति का उपयोग होने लगा, लेकिन उससे पहले ये सुनो ड्रेसल 20 के बारे में, ठीक है। तो तरल पदार्थ की ढुलाई जिन कंटेनरों से होती थी उसे एम्फोरा बोलते थे, ठीक है। और उन्हीं दिनों स्पेन में उत्पादित जो जैतून का तेल था वो मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों से लाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 बोलते थे, ठीक है। अब इन सारी चीजों को बनाने के लिए हमें पावर चाहिए होगी, शक्ति चाहिए होगी, तो जल शक्ति का उपयोग होता था। जैसे भूमध्य सागर के आसपास इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से होता था। सबसे पहले तो पहली और दूसरी शताब्दी के दौरान स्पेन में खनिज को निकालने के लिए जल शक्ति का उपयोग होता था। धीरे धीरे करके कृषि में भी उसका उपयोग होने लगा, और भी बहुत सारी चीजों में, ठीक है। उसके बाद भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। यानी कि मार्केट में अगर 10 वस्तुएं हैं, ठीक है, और व्यापारी हैं 100, तो ये जो हर एक व्यापारी थे इन 10 वस्तुओं के, वो चाहते थे कि हम सबसे नंबर 1 पर हैं इस वस्तु में। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा बहुत रही थी, ठीक है। फिर व्यापार में बदलाव आया। कैसे? वैसे नॉर्मली रोमन साम्राज्य में क्या होता था कि क्या नाम है, अंगूरी शराब और जैतून का तेल ये ज्यादातर आता था भूमध्य सागरीय के बाजारों में अफ्रीका से, ठीक है। लेकिन प्रवृत्ति 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास यहां से आना कम हो गया। उसके बाद ये बढ़ा कहां से? तो एगियन, दक्षिणी एशिया, खास करके माइनर तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन से, यहां से ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। अब जब व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो पैसा बहुत हो गया, पैसे को बैंक में जमा करना होगा, इसीलिए एक वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था अपनाई गई और धन का व्यापक रूप से उपयोग हुआ। और आखिरी असाधारण उर्वरता के क्षेत्र होना, क्योंकि नदियों के आसपास था तीनों, ठीक है, मतलब समुद्र से घिरा हुआ था, तो इसके आसपास की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थे। इसीलिए कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र जैसे कि इटली में कैंपेनिया, सिसिली, गैलिली, दक्षिणी गोल, यहाँ पे अधिक जनसंख्या थी और ये अधिक ज्यादा धनी भी थे। किसकी वजह से? ज्यादा मिट्टी में उपजाऊपन की वजह से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया बच्चों, अब एकदम बढ़िया तरीके से। और जहां तक मुझे लगता कि आपको आ ही रहा होगा अच्छे से, क्योंकि देखो मैं पता है कैसे समझाता हूं कि मैं ये देखता हूं कि 11वीं का बच्चा कैसे समझ सकता है इस क्वेश्चन के आंसर को। तो ये मेरा हिसाब है आपको अच्छे से आसान तरीके से समझाने का। इंग्लिश में देखते हैं बच्चों कि डिस्क्राइब द इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो किस प्रकार से होता है, यहां से पढ़ लीजिए। एंड द लास्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रोमन एम्पायर वाज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो कैसे कैसे क्या क्या है, सारे पॉइंट आप यहां से इजीली रीड आउट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में है रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक पॉइंट ये वाला आप डाल देंगे सबसे पहले तो एकल परिवार का, ठीक है।
एकल परिवार की विशेषता हो गई। दूसरा पॉइंट आएगा आपका विवाह का। क्यों? क्योंकि विवाह जो थे महिलाओं के संबंध में वो आमतौर पर परिवार के द्वारा नियोजित होते थे। अब परिवार के द्वारा नियोजित हो रहे हैं तो उनके जो पति थे महिलाओं के, वो अक्सर उन पर ज़्यादा हावी रहते थे। अब चलिए शादी की बात होने लगी। अब शादी की जब बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, आयु भी तो देखी जाएगी। तो आयोग में अंतर आ गया, है ना। नॉर्मली जब हम शादी होती है हमारे आसपास में या हमारे घर में भी, तो हम क्या देखते हैं, पहले एज क्या है। तो पुरुष की एज उस टाइम पे अगर 28 से 29 है तो लड़की की एज होती थी 16 से 18। लड़की की एज है 30 से 32 तो लड़की की होती थी 22 से 23। इतना बड़ा आयु का गैप होता था, ठीक है। उसके बाद हुआ यहाँ पे कि चलो भाई शादी हो गई। अब शादी जब हुई तो शादी होने के बाद में महिला का जो दहेज था विवाह के दौरान, ये चला जाता था उसके पति के पास में, ठीक है। तो दहेज पति के पास में चला गया। लेकिन अभी भी जो महिला थी वो पैतृक परिवार में अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी, अर्थात अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। और जब पिता की मृत्यु होती थी तो उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती थी, क्योंकि जो उसका हक होता था, ठीक है। इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन के व्यापक तौर पे कानूनी अधिकार प्राप्त थे। और ये भी आप बता सकते हैं कि पति और पत्नी ये कोई एक वित्तीय हस्ती नहीं थी, ये दो अलग अलग वित्तीय हस्तियां हुआ करती थी, जैसा भी हमने देखा था, ठीक है। दूसरे शब्दों में, अच्छा ये तो बता ही दिया आपको, हाँ, तलाक देना अपेक्षाकृत बहुत ही आसान था। इसके लिए बस वही भंग वगैरह करने की बात करनी थी। तो कुछ कुछ पॉइंट आपके सामाजिक वाली विस्तार से ही जुड़े हुए थे। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 9 कंप्लीट। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखें, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वुमेन इन दी रोमन एम्पायर। तो क्या पॉइंट है आपके सामने, सारी के सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में अभी 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको। 10 प्लस बोले थे ना, तो 10 प्लस यानी कि 11 से 12 मान लीजिए, है ना। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, तीसरा वर्ग जिसके अंतर्गत आने वाले 2 किसानों के प्रकार में बहुत बड़ी खाई का अंतर पाया जाता था। स्पष्ट कीजिए, 2 प्रकार के किसान कौन कौन से थे। एक थे स्वतंत्र कृषक, ठीक है, और दूसरे थे कृषि दास। तो अब हमें इन दोनों की विशेषताएं बतानी है बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो चलिए देखते हैं, बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। सबसे पहले स्वतंत्र कृषक। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो 3 वर्ग थे हमारे, ठीक है, उसमें से एक था हमारा तीसरा वर्ग। अब इस तीसरे वर्ग के अंतर्गत किसान आते थे जो कि 2 प्रकार के होते थे। उन्हीं दोनों किसानों की विशेषता हमें बतानी है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखो आंसर। सबसे पहला, जो स्वतंत्र कृषक होते थे, ठीक है, इनके पास ये जो थे अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे, ठीक है। स्वतंत्र कृषकों में पुरुषों को सैनिक सेवा में योगदान देना आवश्यक होता था, वर्ष में कम से कम 40 दिन। तो स्वतंत्र कृषक जो होते थे वो सैनिक सेवा में योगदान देते थे बिना पैसे के, कम से कम कितना, 40 दिन पूरे 1 साल में, ठीक है। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह की मतलब 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। यानी कि जो स्वतंत्र कृषक होते थे ये क्या करते थे, स्वतंत्र कृषक और इनके परिवार, इनको 1 वीक में 3 या फिर 4 दिन ये निश्चित करने पड़ते थे लॉर्ड की जागीर पर काम करने के लिए, ठीक है। और इस श्रम से होने वाला जो अधिशेष था, जो उत्पादन था, जिसे श्रम अधिशेष बोलते थे, ये कृषक और उसके परिवार को कभी नहीं मिलता था, ये सीधा लॉर्ड को मिल जाता था, ठीक है। इसके अलावा अन्य कार्य होते थे जैसे कि गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां एकत्र करना, बाड़ बनाना, सड़कें व इमारतों की मरम्मत करना, ये चीजें होती थी, ठीक है। और इनके लिए कृषक और उनके परिवारों को कोई भी मजदूरी नहीं दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां, ठीक है ना, तो स्त्रियां जो थी वो अपने पति की खेतों में भी मदद करती थी, ठीक है। साथ ही स्त्रियां बच्चे जो थे वो अन्य कार्य भी करते थे, जैसे कि स्त्रियां सूत काटती थी, कपड़े बुनते थे, ठीक है। बच्चे मोमबत्ती बनाते थे, लॉर्ड के उपयोग के लिए अंगूरी शराब मदिरा तैयार करते थे, ठीक है। टैली क्या होता था, तो राजा के द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर को टैली कर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक प्रकार से जो स्वतंत्र कृषक थे ये लॉर्ड पर निर्भर थे, ठीक है, और कुछ अपने यहाँ पर भी। अब जो यहाँ पे दूसरी बात आती है कृषिदास की। कृषिदासों की स्थिति उनसे बहुत ही खराब थे। कैसे? कृषिदास वे कृषक जो लॉर्ड के स्वामित्व में ही रहकर कृषिदास कहलाते थे, यानी कि हैं तो लॉर्ड के स्वामित्व में ही और हमेशा वहीं पर रहते हैं,
काम भी करते थे, कुछ मिलता भी नहीं है। ठीक है, वे लॉर्ड के भूखंडों पर कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में होती थी, यानी कि स्वतंत्र कृषक अपनी भी करते थे, चाहे तो अन्य लॉर्ड की भी कर सकते थे, और अपने वाले लॉर्ड की तो करते ही करते थे। लेकिन कृषिदासों के बारे में क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लॉर्ड की स्वामित्व में रहते थे। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी, उन्हें सप्ताह के 7 दिन काम करना होता था, और यदि कोई भी आज्ञा के बिना जागीर पहली बार तो छोड़ नहीं सकता था, और अगर छोड़ता था तो बहुत उसे यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, अब जो कृषि थे, मतलब कृषिदास जिन्हें सर्फ भी बोला जाता था, ये केवल लॉर्ड की चक्की में ही अपना आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही अपने लिए रोटी सेक सकते थे, उनकी मध्य संपीड़क में ही अपना आसवान, मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। यानी कि पूर्ण रूप से कृषिदास निर्भर थे लॉर्ड पर, और लॉर्ड उन्हें कुछ भी पैसा नहीं देता था। उसके बाद लॉर्ड इन कृषिदासों के लिए यह तय करता था कि इस कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए। ठीक है, और फिर कृषिदास को यदि अपने पसंद से शादी करनी होती थी तो लॉर्ड का आशीर्वाद लेने के लिए उसे कुछ पैसा देना होता था। ठीक है, पैसा उनके पास होता नहीं था, तो पूर्ण रूप से लॉर्ड का स्वामित्व होता था इन चीजों पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो स्वामित्व तो लॉर्ड का है ही दोनों पे, लेकिन स्वतंत्र जो कृषक हैं ये थोड़े स्वतंत्र हैं, और कृषिदास पूर्ण रूप से लॉर्ड पर निर्भर थे। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, द थर्ड कैटेगरी अंडर विच देयर वाज अ हग गैप बिटवीन द टाइप्स ऑफ टू फार्मर्स अंडर विच देयर वाज अ हग गैप एक्सप्लेन। तो पहले रोल ऑफ इंडिपेंडेंट फार्मर्स की बात आ जाएगी, और यहाँ पे टेलीकर की बात आ जाएगी, एंड देन की रोल ऑफ एग्रीकल्चर स्लेव्स की क्या बात है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम समझेंगे कि चौथे वर्ग का जो उदय था वो किस प्रकार से हुआ था। तो आइए समझते हैं चौथे वर्ग का उदय। चलो देखिए, जैसा कि अभी अभी हमने ये पढ़ा था कि जो 11वीं सेंचुरी आई थी, ठीक है, उसमें कृषि विस्तार हो रहा था बहुत तेजी से, है ना, पढ़ा था ना अभी हमने, तो बस वहीं से शुरुआत कर देंगे। तो कृषि में जब विस्तार हुआ बहुत ही तेजी से, तब कृषि से संबंधित 3 क्षेत्रों में सबसे पहले जनसंख्या बढ़ी, व्यापार बढ़ा और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग मात्र 420 लाख थी, 1200 में बढ़कर हो गई 620 लाख और 1300 में होगी 730 लाख। यानी कि जनसंख्या कृषि में विस्तार की वजह से तेजी से बढ़ी। ठीक है, कृषि के पास अधिक जो किसान होते थे इनके पास में अधिक उत्पादन हो गया। अब अधिक हो गया तो खराब होने लगा। अब खराब होने लगा तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको बेचें। अब बेचने की जब उन्होंने सोची तो उन्होंने सोचा बेचने के लिए हम क्या करें, तो बेचने के लिए उन्होंने बिक्री केंद्र स्थापित किए, यानी कि जहां से फसल को बेचा जा सके। ठीक है, और अपने लिए उपकरण वगैरह खरीद सके। तो इन सभी जरूरतों ने बिक्री केंद्र के लिए, अपने उपकरण के लिए, कपड़े खरीद सके, इन सभी चीजों के लिए जो हॉट मिले थे इनको बढ़ावा दिया, हॉट मिलों को बढ़ावा दिया। तो छोटे छोटे विपणन केंद्र, यानी कि छोटे छोटे जो व्यापारिक केंद्र थे ये स्थापित होने लगे, और इन्हीं व्यापारिक केंद्रों ने धीरे धीरे चल के नगर के लक्षण अपना लिए। जैसे कि यही छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र कोई एक नगर चौक के रूप में बना, यहाँ पे चर्चें बनने लगी, सड़क के आसपास जहाँ व्यापारी रहते थे घर और दुकानों का निर्माण होने लगा। ठीक है, कार्यालय यहाँ पे खुलने लगे, साथ ही साथ यहाँ पे जो था क्या नाम है, बहुत सारे दुकानदार, व्यापार वगैरह आने लगे। ठीक है, साहूकार, वकील, इन सभी की जरूरत पड़ने लगी, और भी बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, श्रेणी की यहाँ पे बात आ जाती है। कुल मिला के बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी, जिससे ये कहा जाता था कि उन्होंने समाज में एक चौथे वर्ग को बना लिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो आपसे मैंने बोला था चंगेज खान के बारे में, उस क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले आप इसको इंग्लिश में पढ़ते हो। राइज ऑफ द फोर्थ क्लास, तो किस प्रकार से फोर्थ क्लास उत्पन्न हुई, ये रहे आपके क्वेश्चंस। अब जो एक क्वेश्चन था मैंने आपसे बोला था एंडिंग पॉइंट पे बताऊंगा, तो ये रहा चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां। ठीक है, किसकी, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मृत कर देने वाली थी। ठीक है, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आ जाइए, बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एक सेकंड, सबसे पहले अंडरलाइन तो करो सर, फिर बताना। देखो, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां विस्मित, यानी कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छी, प्रसिद्ध थी। सबसे पहली बात देखो, चंगेज खान ने यह देखा कि स्टेपी क्षेत्र जहां पे वो रहता था, यहाँ की युद्ध शैली अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई भी हम पे कभी आक्रमण करके हमें बेसिकली बर्बाद कर सकता है। तो उसने स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली को थोड़ा सुधारा और अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर दिए।
ठीक है। अब जब चेंजेस किए तो युद्ध शैली उसने बहुत बढ़िया बना दी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सैन्य शक्ति। कैसे? सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर उसने घोड़े क्या बोलते हैं, सेकंड, देखो सेकंड से पहले आप ना ये समझो, फोर्थ वाला, कुशल घुड़सवारी। कैसे? जो चंगेज खान था ये तो कुशल घुड़सवार था ही, उसने अपनी सेना को भी कुशल घुड़सवारी सिखा दी। ठीक है, घुड़सवारी सिखाई। फिर उसने जो था अपनी सेना को तीरंदाजी भी सिखा दी। ठीक है, कि तीरंदाजी कैसे करें। इतना ही नहीं, उसने फिर सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, सैनिकों को घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी करना सिखाया। पहले नॉर्मली एक जगह खड़े होकर, फिर घोड़े पर सवार होकर तीरंदाजी कैसे कर सकते हो ये सिखाया। तो ऑलमोस्ट उन्हें सैन्य शक्ति को बहुत क्या किया, गति प्रदान कर दी। ठीक है, तेजी से नरसंहार करने वाली बना दिया था। और इन सभी चीजों से हमें क्या पता चलता है, उसका एक सशक्त नेतृत्व था जिससे उसकी सेना अनुशासित रहती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मौसम संबंधी जानकारी उसके पास अच्छी थी, क्योंकि स्टेपी और उसके आसपास के भूभाग के बारे में उसे अच्छी जानकारी थी। उसके बाद घोर शीत ऋतु में आक्रमण के लिए वो क्या करता था, बर्फ से जमी जो नदियां होती थी इनका राजमार्गों के रूप में उपयोग करता था। नॉर्मली नदियां जो होती हैं गर्मियों में पानी होता है उसमें, ठीक है, लेकिन सर्दियां होती हैं तो कुछ नदियां सूख नहीं जाती हैं, बर्फ बन जाती है। तो चंगेज खान जो था वो इन्हीं को युद्ध के लिए उपयोग करता था। एक तो जल्दी पहुंच जाते थे और जो घोड़े होते थे उनको भी दिक्कत नहीं होती थी जाने में, है ना। उसके बाद युद्ध पद्धति और हथियार, अर्थात चंगेज खान की ना जो युद्ध पद्धति थी वो थी घेराबंदी वाले, गुरिल्ला युद्ध थी। इसका उपयोग करता था नेफ्था बमबारी, यानी कि इसके जो प्रौद्योगिकी थे ना, जैसे आज के टाइम पे हम इंजीनियर बोलते हैं, ऐसे जो व्यक्ति थे उन्होंने इसे नेफ्था बमबारी दी। ठीक है, साथ ही हल्के चल पसकर इनकी बंदूकें वगैरह जो थी वो भी दी। तो इससे जो था ना ये बहुत मजबूत शक्तिशाली एक ताकतवर राजा के रूप में उभर कर निकल के आया। ठीक है, तो इस प्रकार से चंगेज खान की ये सैनिक उपलब्धियां रही थी। अब जो है हमारा चंगेज खान मिलिट्री अचीवमेंट्स वर एस्टोनिशिंग, डिस्क्राइब ईच वन ऑफ ब्रीफली। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अभी तक 4 से 5 बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेजी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का जो आधुनिकीकरण है ये कैसे किया गया था और उन्होंने जो तरीके अपनाए थे उसके क्या क्या प्रभाव निकले, या फिर पर्यावरण पे वट एवर जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकले वो हमें यहाँ पे बताने, रिजल्ट निकले थे। ठीक है, तो आ जाइए समझते हैं कि भाई मेजी सरकार के द्वारा जापान का आधुनिकीकरण कैसे किया गया था। देखो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल देंगे। देखिए वैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको 2 से 3 लाइन की भूमिका भी लिखनी है। ओके, सीधा मैं आपको हेडिंग बताता हूं। तो मेजी सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, ध्यान से देखना। जब जापान के क्या नाम है, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए गए थे तो उससे उसको बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। आज भी उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेजी सरकार ने क्या किया, अपनी स्थापना के बाद कृषि पर कर लगाया। ठीक है, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा दिया और उससे बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। अब जब कृषि पर टैक्स लगाया, पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके इन्होंने क्या किया, जापान में रेल लाइन बिछवा दी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, टोक्यो और याकोहामा बंदरगाह तक। तो इन्होंने क्या किया, जापान की रेल लाइन बिछवा दी 1870 से 72 के बीच में, टोक्यो और याकोहामा बंदरगाह तक। ऐसा क्यों किया था, ऐसा इसलिए किया था ताकि जापान के अंदर यूरोप से जो है ना वस्त्र उद्योग, अन्य प्रकार की जो मशीन है इसको आयात किया जा सके, मंगाया जा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया था। ठीक है, अब जब मशीनें उन्होंने मंगा ली तो दूसरे देश की मशीनें जापान के लोगों को चलानी नहीं आती होंगी, इसीलिए मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए विदेशी कारीगरों को भी उन्होंने बुलवा लिया। अब बुलवाया तो उन्होंने मशीनें चलाना यहाँ के लोगों को सिखा दिया। अब ये जापान के लोग पूरी तरीके से यूरोपियन जो लोग थे उन पर डिपेंड तो रह नहीं सकते थे, इसीलिए जापानी विश्वविद्यालयों और स्कूलों में लोगों को पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा। कुछ लोगों को तो यूरोप भी भेजा गया। ठीक है, उसके बाद जब मजदूर को सारा प्रशिक्षण मिल गया, रोजगार मिलने लगा, लोगों के पास में पैसा आने लगा। अब पैसा आया तो इसके लिए भाई बैंकिंग संस्था की जरूरत पड़ेगी। तो 1872 में आधुनिक बैंक की व्यवस्था आ गई। ठीक है, रोजगार में वृद्धि हुई तो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सुविधा, घर, सारी चीजें अच्छी होने लगी। उद्योग के विकास के साथ साथ लोग जो थे वो शहरों में आने लगे। उद्योग विकसित होगा तो सिंपल सी बात है, लोग प्रवास करेंगे और शहरों में आने लगेंगे। ये जो आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, इन 3 में से आप कोई एक पॉइंट याद रख लो और मेरे हिसाब से आपके लिए आसान होगा पहला वाला ही, कि 1872 में जनसंख्या क्या नाम है,
3.5 करोड़ से लेके 1920 में 5.5 करोड़ पहुंच गई थी। यही याद रख लो, इन दो के याद नहीं भी रखोगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि जो तरीके थे वो आपने 7 बता दिए, 8 बता दिए, टोटल इतने ही इनफ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेजी सरकार ने ये जितने भी प्रभाव किए, जितने भी कारण थे, मतलब जो भी उन्होंने स्टेप्स उठाए थे, उसका क्या प्रभाव हुआ। तो सिंपल सी बात है, जब किसी कंट्री में आप उद्योग लगाते हो, फैक्ट्री लगाते हो, ठीक है, खास करके वो कंट्री जो अभी अभी जस्ट किसी उससे निकली है ना, तो उद्योगों के तेज और अनियंत्रित विकास से लकड़ी इत्यादि जो प्राकृतिक संसाधन थे, इनकी मांग से पर्यावरण विनाश हुआ, यानी कि पेड़ काटे जाने लगे अंधाधुंध। ठीक है, औद्योगिकरण से पेड़ काटे जाने लगे, भूमि जो थी वो प्रदूषित हो गई। दूसरा, वायु प्रदूषण बहुत हुआ उद्योगों से निकलने वाले धुओं से। जल प्रदूषण बहुत हुआ उद्योगों से निकलने वाले उस खराब चीजों से। ठीक है, कृषि उत्पादों में कमी आ गई। कमी किस लिए आ गई? क्योंकि लोगों को लगा यार कृषि कौन करेगा, जब कुछ घंटे काम करके हमें अच्छा पैसा मिल सकता है तो हम शहरों में जाएंगे रोजगार करेंगे, तो भाई कृषि उत्पादों में कमी आने लगी। इसी को देखते हुए 1886 में सबसे पहली आधुनिक हड़ताल महिलाओं के द्वारा की गई थी, इसी औद्योगिकरण की वजह से। ठीक है, पांचवा कि संसद के पहले निम्न सदन के सदस्य जिनका नाम था तनाको सोजो, इन्होंने 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन जापान में छेड़ा, जिसमें 800 गांववासी जन विरोध में शामिल हुए थे। ठीक है, और मजबूरन सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी पड़ी थी। तो ये था कॉन्सेप्ट कि आखिर मेजियों के द्वारा सरकार की मतलब अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे किया गया, और जब इन्होंने स्टेप्स उठाए तो उसके क्या क्या परिणाम निकल के आए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसको इंग्लिश मीडियम में। हाउ द इकोनॉमी वाज मॉडर्नाइज्ड बाय द मेजी गवर्नमेंट एंड व्हाट वर द इफेक्ट्स और रिजल्ट और द कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट एवर। तो किस प्रकार से किया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का बाय गवर्नमेंट। तो आप इसमें से बस यहां तक याद रखना, ये दो मत याद रखना। ठीक है, पते थे ये कहाँ पहुंच गया, ये दो याद मत रखना, बस ऊपर के 8। ठीक है, ये वाले। उसके बाद था कि इफेक्ट्स क्या निकले इसके, तो इफेक्ट आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के। ठीक है, तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 2 कहता है कि यूरोप के जो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय थे, ये आखिर इटली में ही क्यों खोले गए थे। यूरोप की तो बहुत सारी कंट्रीज थे, कहीं पे भी खोल सकते थे, केवल इटली में ही क्यों। उसके बाद चलिए इटली में खोल दिए। अब इन विश्वविद्यालयों ने जो मानवतावादी विचारधारा है, आखिर इसको कैसे और ज्यादा डेवलप किया था। ठीक है, कैसे विकसित किया था, तो आ जाइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर क्यों यूरोप के सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली में ही खोले गए थे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि 11वीं सेंचुरी में इटली के पादुआ और बोलोनिया, ये विश्वविद्यालय जो थे ये विधि शास्त्र अध्ययन के केंद्र थे। यानी कि यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था इटली के इन विश्वविद्यालयों में, पादुआ और बोलोनिया में विधि शास्त्र, ठीक है, ये पढ़ाया जाता था। अब यहाँ पे ये देखा गया, जैसे 11वीं सेंचुरी में हमने देखा था ना कि किस किस प्रकार के बदलाव हुए थे, है ना, उन सभी बदलावों की वजह से इन नगरों में क्या हुआ, वाणिज्यिक यानी कि वाणिज्य के मामले में और व्यापार के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई। अब बढ़ोतरी हुई तो इसकी वजह से वकीलों की आवश्यकता पड़ी, नोटरी की आवश्यकता पड़ी, तो इन सभी को भी यहाँ पे पढ़ाया जाने लगा था। ठीक है, और साथ ही हिसाब किताब के नियमों को लिखने की व्याख्या करने की जरूरत पड़ी। तो ऐसे में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब जो पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय थे, ये विधि शास्त्र अध्ययन के अलावा कानूनी प्रक्रिया का भी अध्ययन केंद्र बन चुके थे। उसके बाद एक व्यक्ति हैं फ्रांचेस्को पेट्रोक, इनका जब प्रयत्न हुआ, इन्होंने प्रयास किया, क्या प्रयास किया कि यहाँ का जो कानून है, इटली का कानून, इसे रोमन संदर्भ में भी पढ़ा जा सके। ठीक है, साथ ही साथ जो लेखक हैं, प्राचीन लेखक, इनकी रचना को भी पढ़ाया जाए, तो फिर इनके योगदान से ऐसा हो पाना संभव हुआ। दूसरा, पेट्रोक जहां से आए थे वो था उनका फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस में भी विश्वविद्यालय बनाए गए थे। ठीक है, अब विश्वविद्यालय बनाए गए तो इन्होंने भी मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, ये चीजें थी। तो इटली में ये क्यों खोले गए, इसके बारे में आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि आखिरकार इन विश्वविद्यालयों ने जो मानवतावादी विचारधारा थी इसको कैसे और डेवलप किया। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि 19वीं सेंचुरी में इटली में एक नई संस्कृति का जन्म होता है जिसे मानवतावादी संस्कृति कहते हैं। लेकिन ये मानवतावादी संस्कृति
जन्म होने से पहले इसकी जड़ें कई सौ सैकड़ों साल पहले की हैं। जैसे 15th सेंचुरी में विश्वविद्यालय, ये जो इटली के विश्वविद्यालय थे, यहाँ पे व्याकरण पढ़ाया जाता था, अलंकार शास्त्र पढ़ाया जाता था, कविताएं, इतिहास, नीति दर्शन, कानून, ऐसे विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक है, तो ऐसे विषयों को पढ़ाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते थे? अध्यापक को मानवतावादी। ठीक है, ऐसे अध्यापक को मानवतावादी बोलते थे। ठीक है, और ये सारे के सारे विषय, मानवतावादी विषय, कोई धार्मिक नहीं थे, बल्कि कौशल पे बल देते थे, जो व्यक्ति को चर्चा, वाद विवाद, इसके लिए विकसित करते थे। ओके, यहाँ पे ये बताया गया कि ह्यूमैनिटीज शब्द लातिनी शब्द ह्यूमैनिटास से बना हुआ था। उसके बाद मानवतावादी विचारधारा के प्रसार में इटली के जीवांत जो बौद्धिक नगर हैं, इसका योगदान जरूर उल्लेखनीय है। कैसे? एक नया विश्वविद्यालय जो कि फ्लोरेंस में खोला गया था, ये काफी प्रसिद्ध था। क्यों भाई? क्योंकि ये फ्रांचेस्को पेस्ट्रोक का स्थायी नगर निवास था, जैसा भी आपको मैंने बताया। ठीक है, तो इस फ्लोरेंस के, ठीक है ना, एक फ्लोरेंस भी आ जाता है, तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में योगदान किसका रहा है? उस विश्वविद्यालय के, ताकि मानवतावाद को और विकसित किया जाए। तो इसमें योगदान है दो व्यक्तियों का, एक तो है दांते अलिघियारी, दूसरे हैं कलाकार जोटो। ठीक है, तो फ्लोरेंस के लिए दांते अलिघियारी ने क्या किया था? यह किसी धार्मिक संप्रदाय विशेष से संबंधित नहीं थे, परंतु उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। अर्थात इस विश्वविद्यालय में, यहाँ के विश्वविद्यालयों में, ये जो व्यक्ति थे, ये किसी एक किसी धर्म से संबंधित नहीं थे, लेकिन धर्म के मामले में वहां पे जो भी भेदभाव वगैरह होता था, उस पर अपनी कलम चलाई। दूसरा कलाकार जोटे, इन्होंने जीते जागते रूपचित्र बनाए, अर्थात ऐसे चरित्र, ऐसे चित्र बनाए जो कि लोगों के अंदर भावनाओं तक को बेसिकली झकझोर के रखते। ठीक है ना, ऐसे चित्र लगे कि वाकई में जिंदा है, ऐसे चित्र। अब यहाँ पे एक व्यक्ति और आता है, वेनेसा व्यक्ति। ठीक है, ये नोट है बेसिकली कि किसी एक व्यक्ति की जब अनेक रुचियां हो, उसके पास अनेक हुनर हो, जैसे कि एक व्यक्ति विद्वान है, वही कूटनीतिज्ञ है, वही धर्मशास्त्र है, वही धर्मशास्त्रज्ञ है, वही कलाकार है, वही पॉलिटिशियन भी है, और वही युद्ध कौशल में माहिर भी है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते थे रेनेसां व्यक्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से मानवतावादी विचारधारा को फैलाने में ये योगदान रहा। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम के। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई वर यूरोप्स फर्स्ट यूनिवर्सिटीज प्लेड, यानी कि ओपन इन इटली, एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड ही मेक टू द स्प्रेड ऑफ ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी। तो क्यों खोले गए थे? ठीक है, इटली में ही, तो यहां से पढ़ लीजिए। और आखिर इन्होंने ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजी को और ज्यादा स्प्रेड करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दिया था? 5 पॉइंट आपके यहाँ हो गए और 2-3 पॉइंट ये हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चों? गोल्ड रश से क्या तात्पर्य है, और गोल्ड रश के कारण अमेरिका में क्या औद्योगिक वृद्धि हुई थी, इसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है गोल्ड रश? जैसे कि नाम से पता चलता है, गोल्ड प्लस में रश, यानी कि सोने की वजह से उत्पन्न हुई भीड़, है ना, यही शब्द है ना, बस इसी को समझ जाओ। तो 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, कहां पे? यूएसए के कैलिफोर्निया में, यहां पर सोने के कुछ चिन्ह मिले। ठीक है, जो इतिहासकार थे उन्हें सोने के कुछ चिन्ह मिले, इसी को गोल्ड रश का जन्म दिया गया था। क्या दिया गया था? तो जब उन्हें सोने के चिन्ह मिले, तो ये जो बात थी वो पूरे विश्व में फैल गई कि कैलिफोर्निया में देखो भाई सोने के चिन्ह मिले, यहाँ तो सोना ही सोना है। ठीक है, तो गोल्ड रश एक प्रकार से उस आपाधापी, यानी कि उस प्रकार की क्या नाम है, आपाधापी का नाम बन गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग जो थे, खास करके यूरोपीय लोग, वो चुटकियों में अपनी तकदीर को संभाल लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए। और खास करके जो व्यापारी थे वो तो बहुत जल्दी पहुंच गए। क्यों भाई? अगर सोने का कुछ भी पार्ट, थोड़ा सा पार्ट भी उन्हें मिल जाएगा, तो उनकी 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। ठीक है, इसीलिए इसको गोल्ड रश बोला जाता है। गोल्ड की वजह से उत्पन्न हुए क्राउड को गोल्ड रश बोला जाता है। अब इससे बदलाव क्या क्या हुए अमेरिका में, इस पे ध्यान देते हैं। तो गोल्ड रश के कारण उत्पन्न हुए बदलाव, सबसे पहला पॉइंट, पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। जैसा अभी हमने देखा था मेजी सरकार ने क्या किया था डेवलपमेंट के लिए, तो वही सेम अमेरिका में भी हुआ। तो पूरे अमेरिकी महाद्वीप में रेल लाइनों का निर्माण हुआ, जैसे खुद अमेरिका में 1870 में और कनाडा में 1885 में। ठीक है, अब रेलवे का निर्माण हुआ, तो रेलवे के साज सामान, यानी कि रेलवे के जो पार्ट्स होते हैं,
इसको बनाने वाले जो उद्योग थे ये विकसित होने लगे। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों को, वहां के आम जो लोग थे स्थानीय निवासी, उन्हें रोजगार भी मिलने लगा। ठीक है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में औद्योगिक नगरों का विकास हुआ, लोग ज्यादा आने लगे। ठीक है, तो औद्योगिक नगरों का तेजी से विकास होने लगा। अब बड़े पैमाने पर जो कृषि थी और कृषि करने वाले जो यंत्र थे इनका उत्पादन हुआ, तो कृषि भी बढ़ गई, खाद्य उत्पादन भी बढ़ गया, और जो उसके यंत्र थे उसके संबंधित उद्योग बढ़े, तो लोगों को बहुत अच्छा रोजगार मिला। कुल मिला के इकोनॉमिकल कंडीशन गोल्ड रश की वजह से शुरुआती दौर में अच्छी हुई। ठीक है, अब बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, तो भाई इसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हजारों की संख्या में चाइना से श्रमिकों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, 1890 में ये जो अमेरिका था यह दुनिया का अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन चुका था। 1890 में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे था, जहां पे उद्योग सबसे ज्यादा थे। ठीक है, साथ ही प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच ये जो क्षेत्र थे जो विभाजित हो चुके थे, इनके लिए अब कोई फ्रंटियर नहीं बचा था। तो अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए पढ़ के जरूर जाना। ओके बच्चों, तो गोल्ड रश के बारे में ये क्वेश्चन था आपका और ये इसका आंसर था। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ, है ना। चलिए इंग्लिश में, व्हाट इज मीन बाय गोल्ड रश एंड एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन अमेरिका ड्यू टू गोल्ड रश। तो गोल्ड रश होता क्या है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिए, चेंजेस क्या क्या हुए थे इसकी वजह से, तो उसके बारे में यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे पिछले 10 सालों में जिस तरीके से पूछा गया वो सारे तरीके मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, सारे के सारे तरीके। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट जो सुधारवाद है इससे आप क्या समझते हो और इसकी सफलता का वर्णन कीजिए। एक प्रकार ये है कि ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद को लेकर मार्टिन लूथर किंग के योगदान का वर्णन कीजिए। अथवा ये भी आता है कि ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद क्यों हुआ और इसके परिणाम। ठीक है, तो इन चारों के क्वेश्चन के अंदर ही आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। और अब बड़े ध्यान से समझना क्योंकि इसमें आपका जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, ईसाइयों के धर्म के अंतर्गत वाद विवाद और इसके परिणाम, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। पूरा टॉपिक आपका क्लियर करूंगा विद इन 10 मिनट्स, बस ध्यान से पढ़ना। ओके, चलिए यहां से पढ़ते हैं कि 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों में अनेक विद्वान मानवतावादी विचारधाराओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था 15वीं सेंचुरी में जो कई प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ाते थे उन्हें मानवतावादी अध्यापक कहते थे। तो इन्हीं विश्वविद्यालय के इन अध्यापकों से बहुत सारे विद्वान उनके विचारों से प्रभावित होने लगे। ठीक है, शुरुआती दौर में तो यहाँ पे बने कुछ ईसाई मानवतावादी, अर्थात उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। अर्थात जो मानवतावादी विचारधारा थी बच्चों, इसने क्या किया, जो चर्च थे ईसाइयों में उनके सदस्यों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथ में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। अर्थात जो ये मानवतावादी लोग थे, मानवतावादी जो विचारधारा थे शुरुआत में, तो ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को इन्होंने आकर्षित किया। क्यों किया? क्योंकि जो चर्च थे वो कहते हैं कि तुम इन कर्म कांडों को अपनाओ, लेकिन मानवतावादी विचारधारा क्या कहती है कि तुम अपने जो ईसाई धर्म ग्रंथ हैं उनके उसका पालन करो। ठीक है, और उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि तुम सिर्फ अपने ईश्वर में विश्वास रखो, क्योंकि तुम ईश्वर को मनुष्य बताते हो। किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी होती है, जो कि हमारे धर्म में बताया गया है। मनुष्य को अपनी खुशी इसी वर्तमान में ढूंढनी चाहिए, क्या मृत्यु के बाद, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ईसाई मानवतावादी ने क्या कहा, एक ईसाई मानवतावादी जो कि थे इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड इरेम्स। ठीक है, इनका मानना यह था कि जो चर्च है ये एक लालची और साधारण लोगों को बात बात पे लूट खसोट करने वाली संस्था मानी जाती है। अब ये दोनों क्या कहते हैं, पाप स्वीकारोक्ति के बारे में ये कहते हैं कि इन चर्च के जो पादरी हैं, ये पादरी क्या कहते हैं, धन ठगने के लिए लोगों से कहते हैं कि तुम इस दुनिया में जो भी पाप करते हो उसकी कीमत है, वो कीमत हमें दो और हम तुम्हें इन पापों से मुक्ति दे देंगे। ठीक है, इस दस्तावेज के जरिए।
तो ये बेसिकली बहुत ही बेवकूफ बनाने का तरीका था। संभवतः प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जारी न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा, क्या पादरियों का दावा था, इसीलिए मानवतावादी विद्वान ये दर्शाने में सफल हो गए क्या कि तुम चर्च के लोगों ने ये जो भी दस्तावेज बनाए हैं ये असली नहीं है, अपितु ये परवर्ती काल में जालसाजी का मतलब होता है कि लोगों को फंसाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, लोगों के पेट काटने के लिए, इट मीन्स कि उन्हें लूटने के लिए बनाए गए थे, राजाओं की खुशी का कारण थे। ठीक है, तो कुल मिला के ईसाई मानवतावादी क्या सोचते थे, ठीक है, और जो खुद ईसाई लोग थे वो क्या सोचते थे, उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा था, यहां पे आया एक टर्निंग पॉइंट आया मार्टिन लूथर किंग का। ठीक है, चलिए मार्टिन लूथर किंग की बात करते हैं। तो 15th सेंचुरी में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर, इसने क्या किया, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक अभियान छेड़ दिया। ठीक है, अभियान छेड़ा तो इसने क्या दलील पेश की, इसने कहा कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए किसी पादरी वादरी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि हमें ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि केवल हमारा विश्वास ही हमें एक अच्छा सच्चा जीवन दे सकता है और स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है, ऐसा मार्टिन लूथर ने कहा। और इसी के साथ इन्होंने अभियान छेड़ दिया। ठीक है, अब इसी अभियान को नाम दिया गया प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का। ठीक है, अब इस आंदोलन की वजह से क्या हुआ, जर्मनी और स्विट्जरलैंड यहाँ के जो चर्च थे इन्होंने पोप से और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए। ठीक है, अर्थात जैसे ही आंदोलन शुरुआत हुआ और ये अपने चरम सीमा पे पहुंचा, वैसे ही जर्मनी ने, स्विट्जरलैंड ने, यहाँ की जो चर्चें थी इन्होंने पोप से और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर दिए, क्योंकि उसके विरोध में ही तो सब कुछ चल रहा था। ठीक है, साथ ही मार्टिन लूथर ने यह कहा कि हे जर्मनी के शासकों, आ जाओ, तुम्हें किसान विद्रोह का दमन करो। उसके बाद यहां पे आ गया अब इसकी सफलता क्या रही इसकी, तो सबसे पहले सफलता ये रही कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह, जैसे यूरोप में अनेक क्षेत्रों में क्या हो रहा था, जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इन्होंने चर्च के पोप से और कैथोलिक चर्च से अपने संबंध तोड़ लिए, वैसे ही फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट जो लोग थे इनसे कहा कि अब आपको ये छूट है कि आप अपनी तरफ से जैसे उपासना करना चाहो, जिसकी करना चाहो कर सकते हो। देखा, वो कैथोलिक चर्च जो पहले पूरे अंडर में रखती थी सारी चीजों को, सारे लोगों को अपने धर्म के हिसाब से, अब वो खुद कह रही है कि तुम अपने हिसाब से जो करना कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ पहली सफलता। दूसरी, इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए, क्योंकि राजा जो है वो उसी से अपने संबंध बनाना चाहेगा ना जिसे जनता पसंद करेगी। जनता तो पोप के खिलाफ अभियान छेड़ रही है, क्या नाम है, आंदोलन कर रही है, तो क्या रखेगी संबंध उसके साथ में, नहीं रखेगी, है ना। तो इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए। इसके उपरांत अब इंग्लैंड के राजा या रानी ये बन गए चर्च के प्रमुख, तो पोप हट गए, अब राजा रानी आ गए। ठीक है, कैथोलिक चर्च ने स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। ठीक है, कैथोलिक चर्च ने स्पेन और इटली में जो पादरी थे इन्होंने कहा कि हम सादा जीवन और निर्धनों की सेवा करेंगे। उसके बाद स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए एक व्यक्ति इग्नाशियस लोयोला, क्या नाम है, इग्नाशियस लोयोला, कहाँ पर, स्पेन में। ठीक है ना, जो ये प्रोटेस्टेंट लोग कर रहे थे इनके लिए उन्होंने क्या किया, 1540 में एक संस्था की स्थापना कर दी इग्नाशियस लोयोला ने। कौन सी, सोसाइटी ऑफ जीसस, और इस सोसाइटी के अनुयायी कहलाए जेसुइट। इनका काम क्या था, इतना काम ये था, इनका कर्तव्य ये था कि जो गरीब लोग हैं इनकी सेवा की जाए और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाया जाए। एक और व्यक्ति हैं जन्म सुधारक जिनका नाम था एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता। ठीक है, इन्होंने मोक्ष के विचार को इस तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया था। उनका कहना यह था कि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसीलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब बच्चों आप मुझे बिल्कुल ध्यान से बताना कि क्या अब आपको ये टॉपिक आपका प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का
अच्छे समझ में आ गया। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी, तो इसमें मानवतावादी, ईसाई मानवतावादी की क्या अवधारणाएं थी, मार्टिन लूथर किंग का क्या योगदान था, और प्रोटेस्टेंट सुधारवाद की सफलता क्या रही, इसके बारे में। अब इन्हीं क्वेश्चंस को अब यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मिज्म क्या है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के बीच में क्या डिबेट हुई थी, और किस किस तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, तो शुरुआत होगी आपके आंसर की यहाँ से। ओके, और हर एक पॉइंट को देखिए, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट बन सकते हैं उनको मैंने पॉइंट में अंडरलाइन भी किया हुआ है, मार्क भी किया हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फिर मार्टिन लूथर किंग का क्या योगदान रहा था, तो इसके बारे में मार्टिन लूथर किंग के योगदान को यहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर इसकी क्या सक्सेस मिली, तो सक्सेस इस प्रकार से मिली थी, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 5 है, और ऐसा प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन आता कई बार है, याद रखना। और इसके अंदर से 3 नंबर का भी आपका क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान की विशेषताएं बताओ। तो मूल निवासी यानी कि अमेरिका के मूल निवासियों की बात हो रही है, तो बस सिंपल सा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, मूल निवासियों का रहन सहन और खान पान की विशेषताएं ऐसे लिखेंगे, जैसे स्पीच नहीं देते हैं वैसे ही। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे। और सर जी क्या हो गया, ये इतनी सारी चीजें, कुछ नहीं लिखना आपको, बस इतना लिख देना। क्या लिख देना कि उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले आए थे, बस भूल जाओ इसको, मत याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखना जितना आपको मैंने बताया, 30,000 साल पहले आए थे बस। उसके साथ ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने जो गांव होते थे यहाँ पर रहते थे, जो नदियां वगैरह होती है ना, इनके आसपास ही रहते थे। ठीक है, अब नदी के पास में तो सिंपल सी बात है, ये मछली पकड़ते थे और खाते थे, मांस भी खाते थे, सब्जियां उगाते थे, मकई वगैरह भी उगा लेते थे, क्योंकि खेती अच्छी होती थी तो सब्जियां मकई वगैरह उगा लिया करते थे आसानी से, है ना। अक्सर ये लोग मांस की तलाश में लंबी यात्राएं भी करते थे। अब यात्रा करने के लिए इन्हें क्या चाहिए, घोड़े चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे कि मांस की तलाश सबसे पहले किसके लिए करते थे, बाइसन। बाइसन यानी कि उन जंगली भैंसों की जो घास के मैदानों में घूमते रहते थे। ठीक है, और ये सिर्फ उतने ही जानवर मारते थे जितना कि ये खा सकते थे। ठीक है, अब शिकार के लिए इन्हें घोड़े चाहिए, तो ये घोड़े मंगाते थे स्पेनी आबादकारों से। ठीक है, लेकिन जानवर उतने ही मारते थे जिसने की भोजन की जरूरत होती थी। अब इनके पास में आपने देखा था कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जमीनें होती थी। ठीक है, लेकिन जमीन पर नियंत्रण का कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि इन्हें जितना खाना चाहिए था वो उतना उन्हें मिल जाता था जीवन चलाने के लिए। इसी बात का तो फायदा उठाया था यूरोप के लोगों ने जब यहाँ पे आए थे। तो 8 नंबर में अभी मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ये वाला, यूरोपीय लोग कैसे यहाँ पे आए थे, कैसे इन्होंने कब्जा किया, कैसे इनको बेदखल कर दिया, क्या तरीके अपनाए, सब बताऊंगा अभी। ओके, उसके बाद ये सारे के सारे मूल निवासी आपस में औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करते थे। ठीक है, और उपहारों का आदान प्रदान करते थे। तो इन्हीं उपहारों के आदान प्रदान में उन्हें उनकी जो वस्तुएं थी वो मिल जाती थी। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 200 से प्लस भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन हमें लिखी हुई एक भी नहीं मिली। 12th ये धरती पढ़ सकते थे, अर्थात ये जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी थे इनको इतना ज्ञान था कि जलवायु, तूफान, वर्षा और भूकंप ये कब आ सकता है ये मौसम को देख के ही बता देते थे। ओपी समुदाय की बात आ जाती है, तो ये समुदाय आजकल कैलिफोर्निया जो है इसके निकट रहने वाला एक आदिवासी है। ओके, तो ये है कि मूल निवासियों के रहन सहन और खान पान की विशेषताएं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में देख लीजिए कि मेंशन द कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग एंड फूड हैबिट्स ऑफ द नेटिव्स। तो क्या क्या पॉइंट है और कैसे कैसे लिखना है, सारी चीजें यहाँ पे दे दी गई हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इसी का सेकंड क्वेश्चन समझाता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के ये जो मूल बाशिंदों की अभी हमने विशेषताएं पढ़ी, आखिर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल क्यों कर दिया गया, चलिए बेदखल किया गया, उसके लिए कारण क्या क्या रहे थे। ठीक है, यानी कि पहले तो बेदखल करने के कारण आपको बताने हैं, फिर किस प्रकार से बेदखल किया गया ये तरीके आपको बताने हैं। ठीक है, तो कारण या फिर तरीके कोई ऐसे आपको बताना है। तो मूल निवासियों को जमीन से बेदखल करना, सबसे पहला ब्रिटेन से और फ्रांस से कुछ ऐसे प्रवासी अमेरिका आए जो कि ब्रिटेन और फ्रांस उनके मूल देश में
ये संपत्ति के अधिकारी नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि ये वहां पर छोटे बेटे थे, इसीलिए। तो इसलिए वो क्या करना चाहते थे, अमेरिका में मालिक बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने देखा कि यहाँ पर ना ऐसी भूमियां बहुत सारी हैं जो उपजाऊ हैं, तो इन्होंने बहुत सारी फसलें, ऐसी फसलें उगाई जो यूरोप में नहीं उगती थी, और उन्हीं फसलों को अमेरिका में उगाकर यूरोप में इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। तो इससे ये लोग मुनाफा बहुत अच्छा कमाने लगे। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा कि ये जो मूल बाशिंदे हैं, हम इनको यहाँ से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? इनका मानना ये था कि मूल बाशिंदे ना जो जमीन है इसका उपयोग जानते ही नहीं है, वो बस खाने पीने के लायक ही इसका उपयोग करते हैं, जबकि इसका उपयोग तो और बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये लोग कहते थे, कौन? ब्रिटेन फ्रांस के लोग, कि मूल बाशिंदे जो है ना ये आलसी हैं, इन्हें बाजार के लिए उत्पादन करना, शिल्प कौशल वगैरह, इन्हें इनसे कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग अंग्रेजी भी नहीं सीखते हैं, ढंग के कपड़े भी नहीं सीखते हैं, अर्थात यूरोपीय जैसे कपड़े पहनना, इसको भी नहीं पहनते हैं। कुल मिलाकर इनके कहने का मतलब ये था कि ये जो मूल निवासी हैं ये सिर्फ मर खपने लायक हैं। ठीक है, अब इन सभी को थोड़ा और यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया, और फिर यहाँ पे हुआ इनका बेदखली। ठीक है, तो बेदखल करने के तरीके, सबसे पहला पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी बस्तियों का विस्तार करना शुरू किया। विस्तार शुरू किया तो विस्तार के दौरान जो भी लोग आते थे उनको ये हटा देते थे वहां से। ठीक है, उसके बाद कुछ को हटा दिया, कुछ को क्या करते थे, जमीनों की बिक्री के समझौते पर दस्तखत कराने के लिए मूल निवासियों को वहां से हटने के लिए प्रेरित करते थे कि तुम यहाँ से जाओ, वहां बस जाओ, हम तुम्हें ये वादा करते हैं, वहां पे तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, वहां जाइए, वहां पे घर मिल जाएगा, ऐसा वैसा मिल जाएगा। या फिर जबरदस्ती हटा दिया जाता था, या फिर जो जमीन होती थी उसके बदले कीमत बहुत कम दी जाती थी। ओके, या फिर ये कह सकते हैं धोखे से उनके जमीन जायदाद हथिया ले जाते, जैसे 90s की पिक्चर में होता था ना, एक ठाकुर होता है, ठीक है, और वो ठाकुर जो है अपने लठैतों को, बंदूकबाजों को लेके जाता है गांव में और जबरदस्ती सबसे अंगूठा लगवा लेता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बंदा मर जाता है फिर भी उसका अंगूठा लगवा लेते थे, है ना। तो वही सेम प्रोसेस भी यहाँ पे फॉलो किया गया था। ठीक है, एक कबीला था चिरोकी कबीला, इस कबीले को उसके वहां से हटाने के लिए अमेरिका ने अपनी फौज तक का इस्तेमाल कर लिया था। ठीक है, कई बार ये होता था कि अमेरिका के लोग जो थे वो इन मूल निवासियों को वहां से हटा के कहते थे कि आपको स्थानीय जमीन हम देंगे, और वाकई में कभी ये दे देते थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि अरे इन्हें तो हमने जो स्थानीय जमीन दी थी वहां पे तो कुछ कोई सीसा, सोना या कोई अच्छा खनिज निकला है महंगा सा, चलो चलो हटाओ इनको यहाँ से, हटाओ यहाँ से, हम फिर से अब यहाँ पे खुदाई करेंगे, खनन करेंगे, फिर से हटा दिया। तो ऐसी बातें भी आई थी। मूल निवासियों को एक कैद खाने में बंद कर दिया जाता था जो कि उनकी अपनी जमीन से बहुत दूर होते थे, इन्हें रिजर्वेशन कहते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो अब आप भूलोगे तो नहीं कि मूल बाशिंदों की जमीन से बेदखली करना बेसिकली इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, और तरीके क्या क्या अपनाए गए थे। इंग्लिश में, वाई वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इवेक्टेड फ्रॉम देयर लैंड एंड व्हाट वर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इवैक्यूएशन कैसे किया गया इनका, ठीक है, उसके लिए मेथड्स क्या क्या अपनाए गए थे, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 7 है सर जी, 15 कहाँ से आया? सेंचुरी की बात हो रही है बेसिकली। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो इस प्रकार से कि 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में जो महिलाएं थी इनकी स्थिति क्या रही थी, और इसी को दूसरे पार्ट में अगर पूछेगा घुमा के तो पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति क्या रही थी, इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, महिलाएं जो थी इन्हें व्यक्तिकता, अरे सर जी क्या कठिन शब्द, व्यक्तिकता इसका मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को हमेशा दूर रखा जाता था। ठीक है, सार्वजनिक जीवन में अभिजात और संपन्न परिवार के जो पुरुष थे, यानी कि अमीर और अभिजात, यही पुरुष भाग लेते थे। ओके, और घर परिवार के निर्णय भी यही लेते थे। महिलाओं को कारोबार में परामर्श इत्यादि देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। महिलाओं के दहेज को पुरुष अपने पास व्यापार में लगा लेते, जैसे शादी होके आई तो शादी होके जो दहेज मिलता था तो पुरुष जो थे वो उसे अपने व्यापार में लगा लेते थे। और कई बार क्या होता था कि अगर पिता के पास में पैसे नहीं हो पाते थे तो वो अपनी लड़कियों को मठों में भिक्षुणियां बना देते थे, और एक बार जो लड़की भिक्षुणी बन गई वो शादी ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे क्या बोलते थे, उसे नन बोलते थे, और पुरुष को क्या बोलते थे,
और उसको मोंक बोलते थे, है ना। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी कम ही थी, सिर्फ परिवार ही तक सीमित थी, ठीक है। महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा करना उचित नहीं समझा जाता था, शिक्षा नहीं दिलाई जाती थी। लेकिन इन सभी के बावजूद कुछ इसके प्लस पॉइंट थे। इतनी नकारात्मकता होने के बाद कुछ रोशनी की चिंगारी थी यहाँ पे। क्या थी कि जो व्यापारिक परिवार थे, ठीक है, जिनके परिवार में व्यापार बहुत होता था, यानी कि उनके पति या फिर बेटे या फिर पिता जो थे वो व्यापारी थे, तो जब वो घर में नहीं होते थे, घर से दूर जाते थे, तो वहाँ की महिलाएं उनका व्यापार संभालती थी। तो एक पॉइंट ये। दूसरा, कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने बौद्धिक रूप से रचनात्मक कार्य किए, जैसे वेनिस की निवासी कसांद्रा फेदल। इन्होंने कहा, हालांकि महिला जो है, महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है, ना तो सम्मान का आश्वासन देती है, लेकिन फिर भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। फिर एक और महिला मांटुआ की मार्चिसा इसाबेल दीस थे। ये कहती हैं कि पति की अनुपस्थिति में उन्होंने अपने राज्य पर शासन किया था। तो व्यापार, शिक्षा और राज्य पर शासन, ये कुछ हद तक 5% तक वहां पे कायम था, और 90% महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी, 95%। ओके, अगला इंग्लिश में, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ महाराष्ट्र। ये क्या है, वुमेन आएगा यहाँ पे, ठीक है, वुमेन। Describe the condition of women in the 15th century, 15th and 16th century. That means describe the position of women in the Renaissance period was as follows. तो क्या था यहाँ पे, सारी चीजें पॉइंट लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इजीली डाउट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में क्या पूछा गया बच्चों कि ऑस्ट्रेलिया में मानव निवास के इतिहास का वर्णन करते हुए वहां के मूल निवासियों की विशेषताएं बताओ। अर्थात ऑस्ट्रेलिया में मानव का क्या इतिहास रहा है और वहां के जो मूल निवासी थे, इनकी विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। बड़े ध्यान से पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों की जब हम बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो मानव का निवास है, इसका इतिहास बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज जिन्हें हम आदिमानव कहते हैं, उस टाइम के हिसाब से जिन्हें आज हम आदिमानव एवरेजिनीज कहते हैं, इस देश में लगभग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग वो 40,000 साल पहले आए थे। और कहां से आए थे? ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से, जिसका नाम था न्यू गिनी। तो न्यू गिनी आपके मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा देखो बच्चों, आपके मैप के लिए मैंने 25 मिनट की एक ऐसी ब्रह्मास्त्र वीडियो बनाई है कि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो डेफिनेटली आपके 5 का नंबर आता है। 5 के 5 नंबर आप मैप मिलाओगे। देखोगे कैसे? तो आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। चलिए, तो कहां से आए थे? ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु न्यू गिनी से। उसके बाद 1770 में जो ब्रिटिश थे वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। 18वीं शताब्दी तक लगभग इनकी संख्या जो थी वो 350 से 750 तक समुदाय पहुंच चुकी थी 18वीं शताब्दी तक। अब हर समुदाय की अपनी एक अलग अलग भाषा बोली जाती थी। अभी के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो 200 से भी ज़्यादा वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बासिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा। अर्थात जब यूरोपीय लोग आए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, तो ये लोग इस चीज़ को अंदाज़ा नहीं लगा पाए, ऑस्ट्रेलिया के मूल बासिंदे, कि ये हमारे लिए खतरा है, ठीक है। जब अंदाज़ा नहीं लगा पाए तब हुआ ये कि 19th एंड 20th सेंचुरी के दरमियान कीटाणुओं के असर से ये लोग अपनी ज़मीन खोते चले गए। आबादकारों के साथ हुई लड़ाइयों में 90% मूल बाशिंदों ने अपनी जान को गंवाया। उसके बाद और भी 2 से 3 पॉइंट है, जैसे आप इजीली यहाँ से देख सकते हो। आर्थिक स्थिति की बात करें, राजधानी की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया को 1911 में कैनबरा को राजधानी बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना। और भी 1-2 पॉइंट है जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। मेन आंसर जो था वो हो गया, और 1-2 पॉइंट यहाँ से देख लेना बस, ठीक है। तो क्वेश्चन 8, अब इसी की इंग्लिश की बात करते हैं। तो डिस्क्राइबिंग या फिर डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मालू इन्वेंटेड देयर। मालू वालू कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ और आएगा, ठीक है। तो नेटिव्स क्या थे, नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनकी क्या क्या बातें हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 देखो बच्चों, सन 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में आई बदलाव की लहर के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि 19th सेंचुरी में, 19th 20th में, ठीक है,
20वीं सेंचुरी में इन मूलवासियों के ऊपर जो यूरोपियन से लोग आए थे, यूरोप ब्रिटेन से, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इन पे अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो इससे उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा था ये बताना है। ओके, तो ध्यान से समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की लहर। सबसे पहला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल्यवासी थे इनको एक नए रूप में समझने की चाहत जगी। किसके अंदर? अन्य इतिहासकार, अन्य लोगों के अंदर एक नई तरीके से चाहत जगी कि इनको हम समझें। ठीक है, तो इन्होंने ये पाया कि यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के मूल्यवासी थे ये अपनी जमीन को बहुत ही संबंध थे और आदर से देखते थे। ठीक है, तो जो इतिहासकार थे उन्होंने भी उन्हें बहुत आदर से देखना शुरू किया। मूल्यवासियों को विशिष्ट संस्कृति वाले समुदायों के रूप में देखा जाता था। मूल्यवासी हैं तो उनकी संस्कृतियां, उनके समुदाय विशेष होंगे, इस हिसाब से देखा गया। इसी प्रकार मूल्यवासियों ने अपना स्थान, जो इतिहास था वो लिखना शुरू कर दिया था एंडिंग पॉइंट पे। ठीक है, उनकी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय खोले गए, बहुत सारे विभाग खोले गए। ठीक है, संग्रहालय में उनकी कलाकृतियां रखी गई। मूल्यवासियों के धरोहर जैसे कि कथाएं, कपड़ा साजी, चित्रकार, हस्तशिल्प, इन सभी को सराहा गया और उन्हें रखा गया। प्रकृति और जलवायु को ये लोग जो समझते थे उनकी उस विशेष जो पद्धति थी इसको पहचाना गया। मूल्यवासियों की संस्कृति को आदर दिया गया। 1974 में बहुत सांस्कृतिकवाद जो था इसको और विकसित किया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जमीन को क्या कहते थे, और भी एक दो पॉइंट है जैसे आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, वैसे मैंने आपको कितने बता दिए, 11 पॉइंट बता दिए। मैन जो है आपके इसमें 8 से 9 पॉइंट है जो कि आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक है, अब यहां से आप चाहो तो इसे पढ़ लेना। तो क्वेश्चन 9 हो गया हमारा। अब इसकी इंग्लिश में की बात करते हैं। तो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ चेंज वेव्स इन द 1970s ऑन द लाइव्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो किस प्रकार से हुआ था, सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बच्चों, ओके तो चलिए बच्चों अब हम शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन के। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जो कि अभी तक तकरीबन 4 से 5 बार आ चुका है। ठीक है, और आपको भी पता है कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसको समझे कैसे, याद कैसे करें। ठीक है, डोंट वरी, अभी आप अच्छे समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है, जापान और चीन ने आजादी के लिए और एक आधुनिक राष्ट्र यानी कि एक डेवलपमेंट कंट्री बनने के लिए जो रास्ते अपनाए थे वो बिल्कुल ही अलग थे। विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो जापान ने किस तरीके से अपने आप को आजाद और आधुनिक राष्ट्र बनाया, चाइना ने कैसे किया, ये सारी चीजें इन सभी को हमें यहाँ पे समझाना है। ठीक है, तो आ जाइए समझते हैं एकदम बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों जापान की आधुनिक राष्ट्र बनने की राह। सबसे पहला पॉइंट देखो, जापान ने अपनी आजादी को बनाए रखने में सफलता प्राप्त की। कैसे? क्योंकि उसने अपने पारंपरिक हुनर और उसकी जो प्रथाएं थी इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया, एकदम नए तरीके से। ठीक है, उसके बाद जापान जब आजाद हुआ तो जापान ने अपने देश के कुलीन वर्ग यानी कि बड़े बड़े जो उद्योगपति थे ना, जिनका उद्योग बहुत ज्यादा लगे हुए थे या फिर जिनके पास पैसा बहुत था, तो उनसे बात की। उनके नेतृत्व में आधुनिकीकरण को और ज्यादा मजबूत बनाया जिससे कि सरकार भी अच्छी खासी यहाँ पे कायम हुई और राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जागी। तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट से अच्छा चौथा पॉइंट समझो कि जापान ने जो पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें थी, वेस्टर्न जो ऑलरेडी डेवलप्ड पावर्स कंट्रीज थी, उनकी नकल की। नकल कैसे की कि वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, कंट्री क्या करती हैं कि अपनी समस्या जो है ना उसका हल स्वयं ढूंढ लेती हैं। तो इसने भी वही तरीका अपनाया। ठीक है, अब इसने कुछ नए तरीके और रचनात्मक तरीके अपनाने शुरू कर दिए, जैसे कि जापान ने एक नई विद्यालय व्यवस्था खोली। ठीक है, अब इस नई विद्यालय व्यवस्था में लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, अब इस शिक्षा प्रणाली में पढ़ाया क्या जाता था, सबसे पहले तो फीस कम हो गई थी, अब यहाँ पे पढ़ाए जाते थे आधुनिक विचार। ठीक है, जापान यानी कि राज्य के प्रति निष्ठा, जापान के इतिहास का अध्ययन, इस पे बल दिया जाता था। फिर था सम्राट के प्रति वफादारी, नैतिक शास्त्र का अध्ययन, निष्ठावान नागरिक का निर्माण, ये चीजें। अब सारे लड़के लड़कियां पढ़ाई में निपुण हो गए। फिर सरकार ने नीति अपनाई फुकोकू क्यों की, समृद्ध देश और मजबूत सेना। तो इसके लिए क्या किया गया, बहुत सारे नागरिकों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। ठीक है, इससे राष्ट्र की भावना का निर्माण हुआ उनके बीच में, है ना, और देश मजबूत हुआ इकोनॉमिकली भी और क्या बोलते हैं सैनिक तौर पे भी। अब व्यापार की बात आ गई है तो जापान जो है ना इसे अमीर देश समझा जाता था। क्यों भाई? क्योंकि जापान पहले तो चाइना से रेशम का आयात करता था, अब भारत से कपड़े का,
तो जब रेशम और कपड़े दोनों का आयात कर रहा है तो इतना पैसा आ कहां से रहा है ना। तो इसीलिए इसको अमीर देश मानते थे, है ना। तो ये तरीके थे जिसके माध्यम से जापान आधुनिक बना। ठीक है, अब उन तरीकों की बात करते हैं जिन तरीकों के माध्यम से चाइना आधुनिक राष्ट्र बना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, 1911 से पहले चाइना में था मांचू साम्राज्य। तो 1911 में इस साम्राज्य को समाप्त किया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में चाइना में स्थापना हुई गणतंत्र की। ठीक है, उसके बाद चीन में पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद ने, ठीक है, चाइना ने मतलब चाइना के अंदर पश्चिमी कंट्रीज ने और जापानी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के माहौल तोड़ने का माहौल बना दिया। उसके बाद 19th एंड 20th सेंचुरी में चाइना ने यह देखा कि हम भाई विकास तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उसने अपनी पुरानी जो परंपराएं थी इनको ठुकराया और राष्ट्रीय एकता के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए नए रास्ते उसने तलाशने शुरू कर दिए। ठीक है, अब नए रास्ते तलाशे तो उसने ये देखा कि हमें ना लोगों को अधिकार देने चाहिए, तो इसने लोगों को अधिकार देने की बात की। अब लोगों को अधिकार दे देंगे तो जो लोग हैं वो सत्ता का विरोध करेंगे, तो इसने अधिकार तो नहीं दिए बल्कि सत्ता की बात की, परंतु एक वास्तव में ये केंद्रीकृत राज्य यानी कि जिसमें केवल और केवल सेंटर की पावर हो उसको ये लागू करना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था को लागू किया, शिक्षा का विस्तार तो हुआ, लोगों के बीच जागरूकता भी फैली, बाजार संबंधी सुधार भी हुए जिससे आर्थिक दृष्टि से ये ताकतवर बने, सफलता प्राप्त की। और भी एक दो पॉइंट आ सकते हैं आपके, मेन आंसर बस इतना ही था। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं कि जापान एंड चाइना फॉलोड कंप्लीटली डिफरेंट पैथ्स टू बी बिकम इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न नेशंस। तो जापान ने किस प्रकार से अब कौन से पैथ्स को चुना, यह था आपका पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी है। उसके बाद किस प्रकार से चाइना ने अपने आप को डेवलप किया, तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है सारे पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको समझना बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। क्वेश्चन क्या है, जापान की हार के बावजूद, यानी कि जापान की हार के बावजूद का मतलब क्या होगा कि जब 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इस पे 2 बम गिराए थे। आपको नाम पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ पता होगा वैसे तो। हिरोशिमा पे गिराया गया था लिटिल बॉय और नागासाकी पे फैटमैन। ये पता है आपको कब याद होगा, जब आप 12th में आओगे ना, 12th की आपकी जो पॉलिटी है उसमें है ये सारी चीजें। तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा, जितनी अच्छी हिस्ट्री यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ 12th की हिस्ट्री इससे 10 गुना आसान है बच्चों, 10 गुना आसान है और बहुत ही अच्छे समझ जाओगे। ये थोड़ी डिफिकल्ट वाली है लेकिन 12th की तो बहुत आसान है, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, 12th में भी अच्छी तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है हमारा कि जापान की हार के बावजूद, तो परमाणु बम के हमले के बावजूद, वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में, एक वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिकल पावरफुल कंट्री के रूप में ये कैसे इसने वापसी की, यानी कि किस तरीके से ये कैसे डेवलप हुआ वो हमें बताना है। तो कैसे लिखेंगे आंसर, हार के बावजूद एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसकी वापसी। अब इसमें लिखोगे आप क्या बोलते हैं, एक भूमिका। भूमिका आपकी यहां से हो जाएगी, ये एक पॉइंट नहीं है, एक भूमिका है आपकी। भूमिका क्या होगी, कुछ विद्वानों का यह कहना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, हालांकि इन विद्वानों का कहना यह भी है कि ये जो विध्वंस हुआ परमाणु बम की वजह से, इसका दुख दर्द का तांडव लाखों की संख्या में लोगों को ले डूबा। और आज भी जब यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, मतलब अगर 1000 बच्चे यहाँ पे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, 1000, तो उसमें से एक बच्चे पर इस परमाणु हमले का असर देखा जा सकता है। आज भी वर्तमान की बात हो रही है। ओके, अब बात करते हैं कि आखिर ये कैसे ताकतवर बना। देखिए, सबसे पहले इसने किया कृषि में सुधार। कैसा सुधार, कृषि में लगाया इसने अच्छा खासा टैक्स, उससे निकाला बहुत सारा पैसा। ठीक है, उसी से किया देश का विकास, रेल लाइनों वगैरह को बिछाया था ना इसने, वही बात। व्यापारिक संगठनों का पुनर्गठन किया, यानी कि कंपनियों का जो एकाधिकार था ना यहाँ पे व्यापार के मामले में आजादी से पहले, तो व्यापारिक संगठनों का इसने पुनर्गठन किया और कंपनियों के एकाधिकार को खत्म कर दिया। अब एकाधिकार को खत्म कर दिया अर्थात अब मार्केट में एक कंपनी नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में कंपनी व्यापार कर सकती थी। तो अब इससे क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, अब चीजें सस्ती मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी और ज्यादा मिलेंगी, तो ये चीजें आ गई। इससे क्या हुआ, जापानी अर्थव्यवस्था और अच्छी बनने लगी।
उसके बाद जापान ने फिर अपना पैर बढ़ाया, अपना हाथ बढ़ाया राजनीति में। तो इसने राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया, यानी कि इसने जो राजनीतिक पार्टियां अब अक्रियाशील हो गई थी उनको क्रियाशील बनाया। ठीक है, इसी को देखते हुए जंग के बाद में सबसे पहली बार इसने चुनाव करवाए 1946 में, यानी कि 45 में जंग खत्म हुई, उसके अगले ही साल 1946 में 1945 में युद्ध खत्म हुआ और 1946 में पहली बार जब आज़ादी के बाद चुनाव हुए तो ये ऐसे चुनाव हुए जिसमें महिलाओं ने भी मतदान किया था। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा बच्चों कि अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तेजी से पुनर्निर्माण हुआ उसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा जाता है, युद्ध की होने वाला चमत्कार कहा जाता है, युद्ध के बाद का। ठीक है, लेकिन यह चमत्कार से कहीं अधिक जापान के लंबे इतिहास में निहित था। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन को अगर अलग तरीके से भी पूछा जाएगा तो वो भी आपको मैं बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब इसी को तो आपने इसमें आंसर में ऐड कर दिया और इसी को क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब सबसे पहले आपको क्या समझ में आ गया कि कृषि में सुधार हुआ, कंपनियों का एकाधिकार हटा दिया, राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया, महिलाओं ने मतदान किया, और ये वह समय था जब जापान ने अपने संविधान को औपचारिक स्तर पर लागू किया। ठीक है, अब जो था सरकार और नौकरशाही और उद्योग, ये सरकार यानी कि जापान की गवर्नमेंट, नौकरशाही वहाँ की, और बड़े बड़े उद्योग के जो व्यक्ति थे, इन सभी ने मिलकर वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को संभाला और अच्छा बनाया। ठीक है, इतना ही नहीं, अमेरिका ने जब इस पे हमले किए थे उसके बावजूद भी अमेरिका ने जापान को समर्थन दिया। ठीक है, खास करके तब जब कोरिया और वियतनाम जंग हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, अब जब कोई कंट्री युद्ध के बाद में अगर अपने देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रही है तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो कंट्री एक मजबूत इकोनॉमिकल सुपर पावर है ना। तो 1964 में टोक्यो में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ वो इस बात का सबूत देती है। इतना ही नहीं, 1964 में जापान ने 200 मील प्रति घंटे से चलने वाली बुलेट ट्रेन तक का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब देखिए कोई भी कंट्री जब आज़ाद होती है तो वो क्या सोचती है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। हालांकि जापान ने भी ऐसा किया, लेकिन जापान ने एक बढ़िया स्टेप उठाया। वो क्या कि 1990 तक इसने पर्यावरण से संबंधित कठोर नियम बना दिया और कहा कि तुम चाहे विकास करो या ना करो, डज नॉट मैटर, लेकिन ये जो हमारे पर्यावरण के नियम हैं उद्योगपतियों तुम्हें इसे मानना पड़ेगा। ठीक है, और आज ये एक विकसित देश के रूप में, एक अग्रगामी विश्व शक्ति के रूप में अपनी हैसियत बनाए रखने में बेसिकली बरकरार है। और आज इसकी राजनीतिक और टेक्नोलॉजिकल जो इसकी क्षमता है उसका सामना करना कई देशों के लिए मुश्किल की बात है। तो इस प्रकार से वो देश जिस पे 1945 में परमाणु बम से हमले किए गए थे उसने आने वाले कुछ ही सालों में अपने आप को एक वर्ल्ड की सुपर पावर बना लिया। ठीक है, अब कैसे बनाया, किन किन तरीकों से बनाया, क्या था, कैसे था, सारी चीजें आपको मैंने समझा दी। ठीक है, अब इसी को इंग्लिश में देखिए कि हाउ जापान्स रिटर्न एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर डिस्पाइट इन डिफीट हैपेंड। युद्ध के बाद की बात हो रही है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा जो यहाँ पे बोल्ड कलर से मैंने कर रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपको ये पूरा लिख देना है। शुरुआत के 3 आपके पॉइंट ये हो गए और लास्ट के आपके ये पॉइंट हो जाएंगे यहाँ तक। ओके ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके पिछले इस 1.5 घंटे के महा एपिसोड में क्लास 11th के अपने हिस्ट्री के फाइनल के एग्जाम के लिए हर एक चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में, वो यहाँ पे हमारे पूरे हो गए। और बच्चों इस बात की पूरी संभावना है कि जो जो क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं आपके फाइनल के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। बच्चों देखो, अब आप सभी ने 1.5 घंटे तक हमारे साथ में पढ़ाई की है, तो सारे बच्चे ना एक बार ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे मुझे अपना फीडबैक लिख के जरूर देना। ठीक है, कि ये जो 1.5 घंटे का आपके लिए हमने महा एपिसोड बनाया है इससे आपको कितना फायदा हुआ,
हिस्ट्री के एग्जाम की आपकी जो प्रिपरेशन है वो कितनी अच्छी हुई है वो भी बताएं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे, ठीक है, स्मार्ट नॉलेज चैनल पे आप पहली बार आ गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और कर रखा है ना तो एक बार चेक कर लेना बच्चों कि बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑल पे सेट कर रखा है या नहीं, ठीक है। चलो बच्चों, आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले और इंपॉर्टेंट सेशन की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।